अध्याय 311। क्यू से पुनः मुलाकात। अनुवादक 54,96,90,339। कोई तुम्हें जान से मारने आया है। लू मिंग ने दूसरे पक्ष से व्यर्थ की बातें करने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपना भाला आगे बढ़ाया। तेज हवा और आग जानलेवा, यह व्यक्ति मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर के ग्रैंडमास्टर की श्रेणी में ही था। वो लू मिंग के हमले का सामना बिल्कुल नहीं कर सका और भाले के वार से हवा में ही जा गिरा। लू मिंग ने युद्धक्षेत्र पर अपनी नजर घुमाई और स्थिति का विश्लेषण किया। बनिंग सन एम्पायर के अधिकांश विशेषज्ञ मिस्टिक एसेंट स्वॉर्ड सेक्ट और घोस्टमून सेबर सेक्ट से आए थे, इसलिए वे स्पष्ट रूप से नुकसान में थे। आकाश में और भी ऊपर एक जोरदार विस्फोट हुआ। एक शक्तिशाली आभा नीचे की ओर फैल गई। ये 7वें स्तर के मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर की आभा थी। कुछ ही दूरी पर क्यू सफेद पोशाक पहने खड़ी थी और उससे बेहद ठंडी आभा निकल रही थी। उसने हाथ हिलाते ही ठंडी हवा का प्रकोप हुआ और सब कुछ जम गया। कुछ समय बाद उससे मिलने पर क्यू और भी खूबसूरत हो गई थी। उसके शरीर की बनावट और भी आकर्षक हो गई थी और उसका रूप और भी मोहक हो गया था। हालांकि उसका सुंदर चेहरा बेहद ठंडा था, उसकी आभा से भी कहीं अधिक ठंडा। क्यू की आभा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के दूसरे स्तर के शुरुआती चरण में पहुंच चुकी है। उसकी साधना इतनी तेजी से आगे बढ़ी थी कि लू मिंग भी हैरान रह गया था। उसका प्रतिद्वंदी तीसरे स्तर का मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र का विशेषज्ञ था, लेकिन क्यू ने उसे पूरी तरह से दबा दिया। बेहद ठंड, मर जा, क्यू चिल्लाई और अपने हाथ हिलाए। असीम ठंडक उत्पन्न हुई। उसका प्रतिद्वंद्वी दहाड़ा, लेकिन अगले ही पल वह बर्फ की मूर्ति में बदल गया। क्यू ने जोरदार थप्पड़ मारा और बर्फ की मूर्ति चकनाचूर हो गई। तीसरे स्तर के मार्शल एंसेस्टर दायरे के मार्शल आर्टिस्ट को क्यू ने आसानी से मार डाला था। अरे छोटी कुतिया, तू तो मौत को दावत दे रही है। इसी क्षण एक तीखी आवाज सुनाई दी और एक तेज तलवार की रोशनी क्यू की ओर भेजी गई। क्यू के चेहरे के भाव बदल गए और वो तलवार की रोशनी से बचने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। एक तेज रोशनी चमकी और सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी क्यू के सामने प्रकट हुआ। उसने क्यू को ठंडे भाव से देखा। छोटी कुतिया, मर जा। ओल्ड ओ ने एक ठंडी चीख निकाली और उसकी तलवार की रोशनी चमक उठी जब वो क्यू की ओर दौड़ा। वो जोंग 5 चरण। ओल्ड ओ 5वें चरण में था। उसकी तलवार की रोशनी तेज और तीखी थी और उसने क्यू को पूरी तरह से दबा दिया था। उठना, क्यू चिल्लाए। उसके शरीर पर खून जैसी लाल रोशनी चमकी और एक अस्पष्ट चेहरे वाली आकृति प्रकट हुई। यह आकृति बेहद ठंडी थी, मानो पूरी तरह बर्फ की बनी हो। उसी समय आकृति के चारों ओर 5 चांदी के चक्र झिलमिलाने लगे। हालांकि बूढ़े ओ और लू मिंग ने इसे फिर भी देख लिया। 5वें स्तर की शाही रक्तरेखा। क्यू द्वारा जागृत की गई दूसरी रक्तरेखा वास्तव में 5वें स्तर की शाही रक्तरेखा थी। लू मिंग ये देखकर दंग रह गया, लेकिन दोबारा सोचने पर यह सामान्य सा लगा। क्यू की पहली रक्तरेखा प्राकृतिक हिम रक्तरेखा थी, जो विशेष रक्तरेखाओं में अत्यंत शक्तिशाली थी। यह 8वें रैंक की रक्तरेखा थी। दूसरी वंश परंपरा का शक्तिशाली होना सामान्य बात थी, लेकिन बूढ़ा ओ डर गया। फिर उसने भयंकर चेहरे से चिल्लाते हुए कहा, मर जा, मर जा, मैं तुझे इस दुनिया में जीने नहीं दे सकता। जैसे ही उसने चिल्लाया, एक भयानक तलवार क्यूईसीटी बजाती हुई क्यू की ओर तेजी से बढ़ी। क्यू की वंश परंपरा सक्रिय होने के बाद उसकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हो गई थी। हालांकि वो अभी भी कुछ हद तक कमजोर थी, लेकिन फिलहाल वो हार नहीं मानेगी। हालांकि इसी क्षण काले वस्त्र पहने एक आकृति क्यू से कुछ ही दूरी पर प्रकट हुई और उसे ठंडी निगाहों से घूरने लगी। मरना। अचानक काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने हमला किया। उसके हाथ से एक गहरे काले रंग की तलवार की रोशनी क्यू की ओर निकली। वो वास्तव में मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। मरने वाले तो तुम ही हो। जैसे ही काले वस्त्रधारी व्यक्ति प्रकट हुआ, लू मिंग तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए अपना भाला घुमाया। क्लैंग। लंबे भाले ने काले वस्त्रधारी व्यक्ति की लंबी तलवार पर प्रहार किया। लंबी तलवार बुरी तरह कांप उठी और लगभग फट ही गई। कौन है भाई? काले वस्त्रधारी व्यक्ति का शरीर कांप उठा और वो तेजी से पीछे हट गया। वही व्यक्ति जो तुम्हें मार डालेगा। लू मिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। धमाका। हवा और आग की शक्ति भाले के चारों ओर लिपटी हुई थी, जिससे ये बेहद तेज और विस्फोटक बन गया था। टकराना। काले वस्त्रधारी व्यक्ति को भाले से चोट लगी। वो चीख उठा और उसका शरीर फट गया। अब लू मिंग को 5वें स्तर के मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर को मारने के लिए केवल एक ही चाल की आवश्यकता थी।
9 ड्रैगन वंशों ने शरीर में रक्त संचार किया और दूसरे पक्ष के रक्तसार को भस्म कर लिया। अचानक लू मिंग का शरीर कांप उठा। उसकी साधना में एक अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। वो मार्शल एंसेस्टर 2 दान के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। उसने जिस रक्त का सार ग्रहण किया था वो बहुत अधिक समृद्ध था और उसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी असंसाधित था। मारना। अपनी साधना में अभूतपूर्व प्रगति के साथ लू मिंग की युद्ध शक्ति और भी बढ़ गई थी। वह आगे बढ़ा और क्यू से लड़ रहे बूढ़े ओवो के बगल में प्रकट हुआ। उसने अपना भाला आगे बढ़ाया और भाले की चमक बिजली की तरह तेज थी। आह! बूढ़ा ओव दहशत से चीख उठा और बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन सब व्यर्थ था। अगले ही पल उसकी छाती में एक बड़ा छेद हो गया। लू मिंग हाथ में भाला लिए युद्ध के देवता की तरह लग रहा था। तुम कमीने! क्यू ने लू मिंग को देखा और उसका दिल कांप उठा। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन जब उसने लू मिंग को देखा तो उसे लगा कि वह उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। हालांकि उनकी शारीरिक बनावट और रूप रंग पूरी तरह से अलग थे, फिर भी वह उनके स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थी। एक पल के लिए वो स्तब्ध रह गई। क्यों, छोटी बच्ची, क्या तुम अपने छोटे मालिक को पहचानती भी नहीं हो? लू मिंग क्यू के पास गया और मुस्कुराया। ये सुनकर क्यू का शरीर अचानक कांप उठा। उसकी खूबसूरत आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसने सीधे लू मिंग की ओर देखा। युवा स्वामी शाओ जी, क्या सच में आप ही हैं? क्यू की आंखें आंसुओं से भर उठी और उसने भावुक होकर ये बात कही। छोटी बच्ची, मेरे अलावा और कौन हो सकता है? लू मिंग ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और क्यू की गोरी और कोमल नाक की नोक को हल्के से छुआ। क्यू इतनी उत्साहित थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। युवा स्वामी, क्यू को आखिरकार युवा स्वामी मिल ही गए। अगर यहाँ कोई भीषण लड़ाई न होती तो वो बहुत पहले ही लू मिंग की बाहों में समा जाती। उस समय उसके गुरु उसे एक गुप्त स्थान पर ले गए थे और वह साधना करने के लिए एकांत में चली गई थी। उसकी साधना की प्रगति अत्यंत भयावह रही थी। हालांकि जब उसने अपनी साधना समाप्त कर रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में वापसी की तो उसे एक चौंकाने वाली खबर सुनने को मिली। लू मिंग ने व्हाइट टाइगर हॉल में धावा बोला और दुआनमू परिवार के कई लोगों को मार डाला। अंततः दुआनमू परिवार ने उसे रहस्यमयी तलवार संप्रदाय से अलग होने के लिए मजबूर कर दिया और वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये खबर क्यू के लिए अचानक आए किसी बिजली के झटके जैसी थी। अगर उसके मालिक ने उसे रोका न होता तो वह अब तक हत्याएं करते हुए व्हाइट टाइगर हॉल में प्रवेश कर चुकी होती। इस दौरान उसने पूरी दुनिया की यात्रा की, लेकिन लू मिंग के बारे में कोई खबर नहीं मिली। अगर वह अपने गुरु की दयालुता को नहीं भूल सकती तो वह अपनी मर्जी से ही रहस्यमयी तलवार संप्रदाय को छोड़ देती। इस बार वह रहस्यमयी सार तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों के साथ भूत चंद्रमा कृपान संप्रदाय की सहायता के लिए आई थी। इसका एक कारण अनुभव प्राप्त करना था और दूसरा लू मिंग की खोज करना। वे अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे और ये देखना चाहते थे कि क्या उन्हें लू मिंग के बारे में कोई खबर मिल सकती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि लू मिंग अचानक उसके बगल में प्रकट हो जाएगा। उसके दिल में उमड़ रही खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। अरे लड़की, क्यों रो रही हो? चलो पहले दुश्मन को मार गिराते हैं और उन्हें हराने के बाद हम आराम से बातें करेंगे। लू मिंग ने हाथ बढ़ाकर क्यू के आंसू पोंछे। जी हाँ, ठीक है युवा स्वामी। क्यू के आंसू मुस्कान में बदल गए और उसके चेहरे पर फूलों से भी अधिक चमकदार मुस्कान दिखाई दी। अभी भी तुम दोनों में इतना प्यार जताने का मूड है। चलो, ये बूढ़ा आदमी तुम दोनों को सीधे पाताल लोक भेज देता है। अचानक एक सूखी और कर्कश आवाज सुनाई दी। कुछ ही दूरी पर एक दुबला पतला, निर्मम दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ और उन दोनों पर उपहास भरी नजरों से देखा। उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वो मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। गर्जन। सुनहरी आंखों वाले रक्तरंजित शव ने दहाड़ मारी और बूढ़े व्यक्ति को रोक दिया। बूढ़े व्यक्ति ने सुनहरी आंखों वाले रक्तरंजित शव को कुछ भय के साथ देखा। इसी कारण उसने छुपकर हमला नहीं किया था। बूढ़े आदमी, मरने वाले तुम हो। गोल्डन आई, जाओ, मर जा, लू मिंग ने धीमी आवाज में चिल्लाया। सुनहरी आंखों वाला खून से सना शव दहाड़ा और बूढ़े आदमी पर झपटा। ची ची। उसी क्षण लू मिंग और क्यू के पीछे दो आकृतियां प्रकट हुईं। प्रकट होते ही वे दो पतली, नुकीली तलवार जैसी रोशनी में बदल गईं और लू मिंग और क्यू की ओर तेजी से बढ़ीं। गति इतनी तीव्र थी कि देखकर आश्चर्य हुआ। तलवार की रोशनी तेज और अजेय थी। जिन दो व्यक्तियों ने छुपकर हमला किया था वे मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर पर थे। उनकी आभाएं समान थी,
और जब उन्होंने मिलकर हमला किया तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। तुम तो मौत को बुला रहे हो, लू मिंग ने गुस्से में दहाड़ मारी। उसने कियू युए को खींचा और उसके सामने 6 प्राचीन ढालें प्रकट हो गईं। उसके सामने 6 ढालें एक साथ रखी हुई थीं। पफ पू, ऐसा लग रहा था मानो चमड़ा छेद दिया गया हो। घात लगाकर हमला करने वाले दोनों लोगों की तलवारों की तीक्ष्ण रोशनी बहुत तेज थी। 6 ढालें एक के बाद एक छेदती चली गईं। हालांकि लू मिंग ने कुछ समय हासिल कर लिया था। लंबा भाला 2 प्रकाशमान भाले में बदल गया और आगे की ओर वार किया। डिंग 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 डिंग, भाले की नोक और तलवार की नोक आपस में टकरा गईं। लू मिंग ने महसूस किया कि अत्यंत तीव्र तलवार की आभा की लहरें उसकी ओर बढ़ रही हैं। भाले की नोक पर मौजूद वायु और अग्नि शक्ति लगभग बिखर गई थी। लू मिंग ने कियू युए को खींचा और पूरी गति से पीछे हट गया। उस पर घात लगाकर हमला करने वाले दोनों लोग भी घिर गए और पीछे हट गए। इस समय लू मिंग आखिरकार दोनों आकृतियों को स्पष्ट रूप से देख सका। ये दोनों व्यक्ति दिखने में लगभग एक जैसे थे। वे बंदरों की तरह छोटे कद के थे और उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। धिक्कार है, यह व्यक्ति इतना छोटा है लेकिन फिर भी हमारे एक हमले को रोक सकता है। ये बहुत ही भयानक है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। दोनों छोटे कद के आदमियों ने धीमी आवाज में गुर्राया। वे बेहद हैरान थे। मारना, ची ची ची। वे दोनों तलवार की चमक की 2 लकीरों में परिवर्तित हो गए और लू मिंग और कियू युए की ओर दौड़ पड़े। वे बिजली की तरह तेज थे और उन्हें नंगी आंखों से पकड़ना मुश्किल था। 10,000 मील लंबी बर्फ, कियू युए चिल्लाई और उसकी दूसरी वंश परंपरा प्रकट हुई। हाथ हिलाते ही उसके सामने का तापमान तेजी से गिर गया। अचानक ही भारी मात्रा में पाला प्रकट हुआ, मानो हवा भी जम गई हो। बर्फ की अद्भुत संरचना। लू मिंग समझ गया था कि कियू यू द्वारा समझी गई बर्फ की शक्ति प्रमुख सफलता के चरण तक पहुंच चुकी थी और अत्यंत शक्तिशाली थी। दोनों छोटे कद के आदमियों के शरीर भी मानो जम गए थे और उनकी गति काफी कम हो गई थी। धत तेरी की, घृणित। दोनों छोटे कद के आदमी दहाड़ उठे। हा, बढ़िया। लू मिंग दिल खोलकर हंसा और दोनों हथेलियों से प्रहार किया। आकाश में 2 विशालकाय जानवरों के पंजे सिकुड़कर 2 छोटे कद के आदमियों की ओर झपटे। इस दौरान लू मिंग ने तीनों हथेलियों की साधना को 5वें स्तर तक पहुंचा दिया था। इसकी शक्ति पृथ्वी स्तर की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक के लगभग बराबर थी और यह अत्यंत शक्तिशाली थी। जब तक लू मिंग को दिव्य पथ की अंतिम विधि का ज्ञान हो जाता, तब तक उसकी शक्ति स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक के लगभग बराबर हो जाती। यह अत्यंत भयावह होता। धमाका धमाका। दोनों जानवरों के पंजे पहाड़ों की तरह नीचे दब रहे थे। दोनों छोटे कद के आदमियों ने तलवार की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जानवर के हाथ के वार को रोक दिया। 2 जोरदार धमाकों के साथ वे दोनों कांप उठे और तेजी से पीछे हट गए। भन भन। लू मिंग सीधे आगे बढ़ा। उसका लंबा भाला अजगर की तरह था और भाले की चमक हवा को चीरती हुई लगातार उन दोनों छोटे आदमियों पर प्रहार कर रही थी। उनके पीछे कियू यू ने अपने हाथ हिलाए और अर्धचंद्राकार बर्फ के पहिए एक के बाद एक प्रकट हुए, जो उन दोनों छोटे कद के आदमियों पर वार करने लगे। ये कहना ही पड़ेगा कि वे दोनों छोटे कद के व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली थे। उनकी वास्तविक ऊर्जा प्रबल, सघन और तीव्र थी। इसके अलावा उनकी साधनाएं मार्शल पूर्वज स्तर 6 के शिखर पर पहुंच चुकी थीं। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो वे एक सामान्य मार्शल पूर्वज स्तर 7 के योद्धा से लड़ सकते हैं। लू मिंग और कियू युए ने मिलकर मुकाबला किया, लेकिन अंत में मैच ड्रॉ पर ही समाप्त हुआ। सुधार करो, सुधार करो। लू मिंग ने अपने शरीर में मौजूद रक्त के सार को शुद्ध करने में अपना पूरा प्रयास लगा दिया। उसके शरीर में मौजूद अधिकांश रक्त तत्व 7वें स्तर के मार्शल आर्ट्स ग्रैंडमास्टर से आया था। इसके अलावा 5वें स्तर के मार्शल आर्ट्स ग्रैंडमास्टर और कई अन्य मार्शल आर्ट्स ग्रैंडमास्टर भी मौजूद थे। इस समय ये लगातार 9 ड्रैगन वंश की ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा था और लू मिंग की आवश्यक ची में परिवर्तित हो रहा था। लू मिंग की आवश्यक ची ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती रही। पल भर में वो मार्शल पूर्वज क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसने मार्शल पूर्वज क्षेत्र के तीसरे स्तर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। लू मिंग के लिए लड़ाई के दौरान सफलता प्राप्त करना पहली बार नहीं था। वो इस प्रक्रिया से भलीभांति परिचित था। बेशक यह 9 ड्रैगन वंश की अद्भुत शक्ति के कारण ही संभव हो पाया था। जैसे जैसे वे दोनों छोटे कद के आदमी लड़ते गए, उनका डर बढ़ता गया। सबसे पहले तो कियू युए की ठंडी ऊर्जा बेहद चौंकाने वाली थी। उसकी साधना का स्तर उनसे काफी कम था, लेकिन उसकी ठंडी ऊर्जा इतनी भयानक थी कि मानो वह सब कुछ जमा सकती हो।
उन्हें लगा कि उनके शरीर की वास्तविक ऊर्जा जमने वाली है और उनकी गति धीमी हो गई। बेशक सबसे खूंखार लू मिंग था, उसके हमले हिंसक थे और उसकी ताकत चौंकाने वाली थी। उसका हर हमला पहाड़ को भी नष्ट कर सकता था। हर हमले से विरोधियों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी। इतना ही नहीं, लू मिंग बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लगता था। जितना अधिक वो लड़ता, उतना ही अधिक साहसी होता जाता। उन दोनों का इरादा पीछे हटने का था। चलो चलते हैं, हमें पहले निकलना चाहिए। ये दोनों बहुत खतरनाक है, इन्हें मारने के लिए और भी ताकतवर विशेषज्ञों को बुलाना चाहिए। चल दर, उन दोनों ने कुछ बार वार किए और पीछे हटने की योजना बनाई। इस क्षण लू मिंग की आंखें चमक उठी और उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, जाना, अब जाने में बहुत देर हो चुकी है। धमाका। लू मिंग के शरीर पर व्याप्त ऊर्जा किसी ज्वालामुखी विस्फोट के समान थी। ये वास्तव में बेतहाशा बढ़ रही थी। वू ज़ोंग का तीसरा स्तर। अभी अभी उनकी साधना ने सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त कर ली थी। मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के तीसरे स्तर को पार करने के बाद लू मिंग की युद्ध शक्ति में एक बार फिर जबरदस्त वृद्धि हुई। अच्छा नहीं, क्या उसने सच में सफलता हासिल कर ली? एक छोटे कद के व्यक्ति ने अविश्वास से चीख मारी। राक्षस, यह एक राक्षस है, पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। पीछे हटते हुए दूसरा आदमी पागलों की तरह चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लू मिंग का शरीर बिजली की तरह तेज था। वो पलक झपकते ही उसके पास प्रकट हुआ और अपना भाला फेंक दिया। छी, ऐसा लग रहा था मानो हवा में छेद हो गया हो। भाले की चमक पलक झपकते ही 100 मीटर की दूरी तय कर गई और हर चीज को भेद गई। भाले जैसी किरण उस छोटे कद के आदमी के दिल को भेदने से पहले उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। भन भन, तुरंत ही लू मिंग ने भाला अपने हाथ में लिया और उसे फेंक दिया। 200 मीटर लंबी एक तेज रोशनी आकाश में कौंधी और उस छोटे कद के आदमी की ओर बढ़ी। तोड़ना। उस छोटे कद के आदमी ने भय से चीख मारी और तलवार से एक भयानक रोशनी निकाली। लेकिन यह व्यर्थ था। भाले की चमक तेजी से गुजरी और तलवार की चमक क्षीण हो गई। भाले की चमक की गति नहीं रुकी और वो छोटे कद के व्यक्ति के शरीर से टकराए। टकराना। उस छोटे कद के आदमी ने दर्द से चीख मारी। ये पता नहीं था कि उसके शरीर की कितनी हड्डियां टूट गई थी। उसका शरीर तोप के गोले की तरह हवा में उछल गया और उसके शरीर से खून बहने लगा। हालांकि उनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वे लगभग मर ही गए थे। भन भन, कियू यू ने चांद के आकार का एक बर्फीला पहिया लहराया, जो उस छोटे कद के आदमी के शरीर पर तेजी से गुजरा और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। लू मिंग तेजी से आगे बढ़ा और उनके रक्त का सार ग्रहण कर लिया। छठे स्तर के शिखर पर मौजूद 2 मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर्स का रक्त सार निश्चित रूप से एक बेहतरीन पूरक था। गर्जन। दूसरी ओर गोल्डन आई ब्लड निडर था और उसने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से दबा दिया था। वो कैसे संभव है? लू मिंग द्वारा उन 2 छोटे आदमियों को मार डाले जाने को देखकर बूढ़ा व्यक्ति अविश्वास में था। हालांकि वे दोनों छोटे कद के आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, फिर भी वे कम महत्वपूर्ण नहीं थे। उसने सोचा था कि वे लू मिंग और कियू युए को मारने के लिए काफी होंगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे लू मिंग और अन्य लोगों के हाथों मारे जाएंगे। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। यह आपकी बारी है। लू मिंग की आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसने हरकत की और बूढ़े आदमी पर अपना भाला फेंका। क्लैंग। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी तलवार से वार किया और लंबे भाले से टकरा गया। हालांकि एक शक्तिशाली बल ने उसे पीछे धकेल दिया। वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? बूढ़ा आदमी चौंक गया और भागने के लिए मुड़ गया। वो बूढ़ा आदमी सुनहरी आंखों वाले खून से लथपथ लाश का मुकाबला नहीं कर सकता था। अब जब वहां अजीबोगरीब लू मिंग मौजूद था, तो उसने लड़ने की हिम्मत नहीं की। वह मुड़ा और भाग गया। तुम जाना चाहते हो? यह इतना आसान कैसे हो सकता है? लू मिंग ने उपहास करते हुए उनका पीछा किया। उसी समय सुनहरी आंखों वाला खून का ज़ोंबी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया और उसकी आकृति आकाश में उड़ गई। वहां 6 आकृतियां थीं, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थीं। उनमें से प्रत्येक से एक भयावह आभा निकल रही थी। वे सभी 6 मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे। इनमें से 3 डार्क मून साम्राज्य से और 3 ब्लेजिंग सन साम्राज्य से थे। ये 6 लोग एक भयंकर और अराजक लड़ाई में उलझे हुए थे। जैसे ही उन्होंने सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को दौड़ते हुए आते देखा, डार्क मून साम्राज्य के तीनों लोग चौंक गए। उनमें से एक ने पूछा, बूढ़े लिन, आप वापस क्यों आए? इस बार जानकारी गलत थी। कुछ बेहद शक्तिशाली पात्र प्रकट हुए। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या हमें जल्दी से पीछे हट जाना चाहिए? सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने पुकार लगाए, पीछे हटना।
हम जीत के कगार पर हैं और अब पीछे हट रहे हैं, तुम पागल हो? एक हटे कट्टे आदमी ने दहाड़ मारी। भन भन। इस समय लू मिंग और सुनहरी आंखों वाला खून से लथपथ शव पहले ही वहां पहुंच चुके थे। सफेद बालों वाला बुजुर्ग इतना भयभीत हो गया कि वो जल्दी से भाग गया। वो तो बस एक छोटा सा बदमाश है, उससे डरने की क्या बात है, मैं उसे मार डालूंगा। उस हटे कट्टे आदमी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसका प्रतिद्वंद्वी, जो एक ही वार में पीछे हट गया था, ने एक विशाल तलवार उठाई और लू मिंग पर वार किया। धमाका। जैसे ही तलवार की तेज रोशनी नीचे की ओर गिरी, अंतरिक्ष में भीषण कंपन हुआ। तुम नहीं कर सकते, सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने घबराकर चीख मारी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गर्जन। सुनहरी आंखों वाला रक्त लाश दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। उसने अपने पंजे लहराए और रक्त लाल प्रकाश प्रकट हुआ, जो तलवार के प्रकाश से टकराया। वूश। फिर लू मिंग ने अपना भाला आगे बढ़ाया। भाले की चमक, जिसमें वायु और अग्नि की शक्ति समाहित थी, पल भर में तलवार की चमक को भेदते हुए सीधे उस बलवान व्यक्ति की ओर बढ़ी। उस हटे कट्टे आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं और वो बेहद डरा हुआ लग रहा था। आह, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। उस हटे कट्टे आदमी ने दहाड़ मारी। उसने भाले से बचने के लिए अपनी पूरी शक्ति और शारीरिक बल का इस्तेमाल किया। हालांकि वो फिर भी एक कदम पीछे रह गया। वह अपने महत्वपूर्ण अंगों पर वार होने से तो बच गया, लेकिन भाले की तेज रोशनी उसके कंधे को भेद गई। उस हटे कट्टे आदमी का कंधा पल भर में फट गया और उसकी एक भुजा गायब हो गई। आह! उस हटे कट्टे आदमी ने चीख मारी और खून की उल्टी की। वो बुरी तरह घायल हो गया था। उसने अपनी बची हुई असली ऊर्जा का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश की। मारना! लू मिंग चिल्लाया। लंबा भाला कांप उठा और उसकी चमक क्षैतिज रूप से फैलते हुए उस बलवान व्यक्ति के शरीर पर जा लगी। बलवान व्यक्ति ने भय से चीख मारी और उसका शरीर हवा में उछल गया। लू मिंग दौड़कर आया और उसने रक्त का सार ग्रहण कर लिया। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। सफेद बालों वाला बूढ़ा बुरी तरह डर गया था। उससे कमजोर न दिखने वाले उस हटे कट्टे आदमी को लू मिंग और सुनहरी आंखों वाले खून से लथपथ लाश ने एक ही झटके में मार डाला था। वो इतना डरा हुआ था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो चीखता हुआ और भी तेजी से भागा। चल दर। डार्क मून साम्राज्य के अन्य दो 7वें स्तर के मार्शल पूर्वज क्षेत्र के विशेषज्ञ भी भय से पीले पड़ गए और घबराकर भागने लगे। पलक झपकते ही वे तीनों बिना किसी निशान के गायब हो गए। लू मिंग ने उसका पीछा नहीं किया। उसने उस हटे कट्टे आदमी को इतनी आसानी से इसलिए नहीं मार डाला क्योंकि उसकी युद्ध शक्ति अपने प्रतिद्वंद्वी से कहीं अधिक थी। मुख्य कारण यह था कि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत लापरवाह था। इसीलिए लू मिंग और सुनहरी आंखों वाले रक्त लाश ने उसे मार डाला। अगर दोनों पक्षों के बीच आमने सामने की लड़ाई होती तो लू मिंग शायद दूसरे पक्ष को हरा नहीं पाता। युवक स्वामी, मैं आपको कैसे संबोधित करूं? इसी क्षण धधकते सूरज साम्राज्य के 7वें स्तर के मार्शल ग्रैंडमास्टर उड़कर आए और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। साथ ही उन्होंने लू मिंग को ध्यान से देखा और उसकी उम्र जानकर आश्चर्यचकित रह गए। ये तियान युन है, लू मिंग ने मुट्ठी बांधकर कहा। उनकी वेशभूषा से वह एक नजर में ही बता सकता था कि तीनों में से एक रहस्यमयी तलवार संप्रदाय का विशेषज्ञ था, जबकि अन्य दो भूतचंद कृपान संप्रदाय के विशेषज्ञ थे। आप तियान्युन हैं, रहस्यमय तलवारबाजी संप्रदाय के विशेषज्ञ, जो 50 वर्ष की आयु के एक लंबे और पतले व्यक्ति थे, ने विस्मय व्यक्त किया। घोस्ट मून सेबर संप्रदाय के दो शक्तिशाली योद्धा भी लू मिंग को हैरानी से देखने लगे। तियान्युन का नाम पूरे प्रचंड सूर्य साम्राज्य में फैल चुका था। जो भी मार्शल आर्टिस्ट होता, उसे सब जानते थे। लेकिन आज उन्हें एहसास हुआ कि तियान्युन किंवदंतियों में वर्णित से भी कहीं अधिक शक्तिशाली और आश्चर्यजनक था। तीनों वरिष्ठ अधिकारियों, हमारे लिए सबसे पहले दुश्मन से निपटना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लू मिंग ने कहा। बुरा नहीं, चलो चलते हैं, डार्क मून साम्राज्य के उन कमीनों को मार गिराते हैं। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के लंबे और पतले आदमी ने दहाड़ मारी। इसके बाद वे चारों उस युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़े जहां अन्य मार्शल ग्रैंडमास्टर लड़ रहे थे। डार्क मून साम्राज्य के मार्शल ग्रैंडमास्टर शक्तिकोशों को जाहिर तौर पर यह खबर मिल गई थी और वे घबराकर भाग गए थे। कुछ लोगों को जिंदा छोड़कर वे सब भाग निकले। मारना! अन्य शक्तिशाली मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर मैदान पर युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ पड़े। युवा मास्टर कियू युए लू मिंग के बगल में प्रकट हुई और धीरे से फुसफुसाई। उसकी भौहें खुशी से भरी हुई थीं। कियुए, चलो चलते हैं, हम मिलकर दुश्मनों को मार गिराएंगे, लड़ाई के बाद हम फिर मिलेंगे, लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कियू युए ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और लू मिंग के पीछे पीछे नीचे युद्ध क्षेत्र में चली गई।
नीचे युद्ध क्षेत्र में अब कोई रोमांच नहीं बचा था। जब लू मिंग पहले निकला था तब तक डार्क मून साम्राज्य की 20,000 सैनिकों वाली ब्लड मून राक्षसी टाइगर सेना पराजित हो चुकी थी। स्थिति निराशाजनक थी। उसके बाद उत्तरी मोर्चे की सेना ने पलटवार किया और रक्त लाल रंग की तराजूदार भेड़िया घुड़सवार सेना पर दोनों ओर से हमला किया। येन्युए सेना पूरी तरह से पराजित हो गई। जब लू मिंग लौटा तो उसने देखा कि शी नियानकिंग रक्त लाल सेना का नेतृत्व करते हुए सबसे आगे चल रहा था। वे पराजित डार्क मून सेना का पीछा कर रहे थे। रास्ते भर लाशें बिखरी पड़ी थीं। भन भन लू मिंग खून से सने शल्कों वाले वुल्फ किंग पर उतरा और कियू यू ने भी उसका अनुसरण करते हुए लू मिंग के ठीक आगे थोड़ी दूरी पर बैठ गई। खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले उस भेड़िए का शरीर विशाल था, जो 6 मीटर से भी अधिक लंबा था। फिर भी जब वे दोनों उस पर बैठे तो वो काफी विशाल महसूस हुआ। बगल में जी नियानकिंग ने देखा कि लू मिंग लौट आया है। उसी समय उसने कियू युए को लू मिंग के सामने बैठे देखा। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। दौड़ना। डार्क मून साम्राज्य के सैनिक भय से चीखते हुए जान बचाकर भागने लगे, लेकिन उनकी गति चाहे जितनी भी तेज क्यों न हो, वे क्रिम्सन स्केल्ड वुल्फ की गति के आगे फीके पड़ गए। एक एक करके वे मारे गए और खून की दुर्गंध हवा में फैल गई। ये अचानक लू मिंग ने देखा कि उसके बगल में पड़े सुनहरी आंखों वाले रक्तरंजित शव से एक गाढ़ा रक्त लाल प्रकाश निकल रहा था। संसार में रक्त की ऊर्जा सुनहरी आंखों वाले रक्त शव की ओर एकत्रित होती रही और सुनहरी आंखों वाले रक्त शव के शरीर पर रक्त का प्रकाश और भी घना होता गया। बिल्कुल सही, खून पीने वाले ज़ॉम्बी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खून पीना पसंद करते हैं। युद्ध का मैदान खून पीने वाले ज़ॉम्बी के लिए स्वर्ग है। लू मिंग ने मन ही मन सोचा और मन खुश हो गया। वो स्वाभाविक रूप से खुश था कि सुनहरी आंखों वाले रक्त लाश की ताकत बढ़ गई थी। नरसंहार जारी रहा और स्थिति सामान्य होने में 1 घंटा लग गया। इस युद्ध में डार्क मून साम्राज्य को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें हजारों की संख्या में शव पड़े थे। ये सब लू मिंग के नेतृत्व में रक्त लाल घुड़सवार सेना के आगमन के कारण हुआ था। रक्त लाल घुड़सवार सेना की शक्ति अब दिखने लगी थी। प्रहार प्रहार सैन्य घोड़ों का एक दल सरपट दौड़ता हुआ आया और लू मिंग के ठीक 100 मीटर आगे आकर रुक गया। यह उत्तरी सेना थी। ये तो जनरल तियान्युन है। 40 वर्ष की आयु का एक सांवला व्यक्ति चिल्लाया। जी हाँ, मैं तियान युन हूँ, लू मिंग ने कहा। मैं हुआन चैनलोग हूँ, उत्तरी युद्ध मोर्चे की सेना का उप जनरल। आपसे मिलकर खुशी हुई, जनरल तियान युन। सांवले रंग के उस व्यक्ति ने अपनी मुठियां जोड़कर कहा। तो ये जनरल हुआंग है। जनरल हुआंग, आइए थोड़ी बातचीत करते हैं, लू मिंग ने कहा। हुआंग चैनलोग ने सिर हिलाया और कुछ लोगों को लेकर लू मिंग से मिलने गया। लू मिंग ने भी हुआंग चैनलोग से इस बारे में पूछा, उत्तरी मोर्चे की सेना कैसी थी? महान सेनापति की हत्या कर दी गई, हुआंग चैनलोग ने आह भरी और बोलना शुरू किया। ड्रैगन सम्राट के असंख्य मार्ग पता चला कि उत्तरी सेना के जनरल की हत्या डार्क मून साम्राज्य के हत्यारों ने कर दी थी। इसके बाद डार्क मून साम्राज्य की सेना ने हमले का मौका पाकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। सेनापति की मृत्यु के साथ ही उत्तरी मोर्चे की सेना में अफरा तफरी मच गई। डार्क मून साम्राज्य ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए उत्तरी मोर्चे के शहर में घुसपैठ की और भारी नुकसान उठाया। उत्तरी मोर्चे की सेना के शेष सैनिकों का इरादा घेराबंदी को तोड़ने का था, लेकिन वे येन्युए सेना द्वारा घेर लिए गए, जिसके कारण अभी अभी यह लड़ाई हुई। सौभाग्यवश इस दौरान उन्हें भूत चंद्रमा कृपान संप्रदाय और रहस्यमयी सार तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त हुई, अन्यथा वे बहुत पहले ही पराजित हो चुके होते। लू मिंग की सेना के आगमन के साथ वे युद्ध की स्थिति को पलटने और येन्युए सेना को हराने में सक्षम हुए। नॉर्थगार्ड शहर पर पहले ही डार्क मून साम्राज्य का कब्जा हो चुका है और उन्होंने इसकी रक्षा के लिए एक बड़ी सेना तैनात कर रखी है। इस पर हमला करना बहुत मुश्किल है। हुआंग चैनलोग ने आह भरी। लू मिंग को ये बात समझ में आ गई। तो मामला ये था। आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं? लू मिंग ने पूछा। हुआंग चैनलोग और अन्य उप जनरलों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। फिर वे घोड़े से उतरे और लू मिंग के सामने घुटने टेक दिए। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो हम उत्तरी मोर्चे की शेष सेना के साथ आपके साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं। आप जनरल क्या कर रहे हैं? जल्दी उठिए और बात कीजिए। लू मिंग तुरंत हुआंग चैनलोग और बाकी लोगों की मदद करने के लिए चला गया। महाराज तियान्युन, हम हार चुके हैं और हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप हमें शरण नहीं देंगे तो मुझे डर है कि डार्क मून साम्राज्य हमें जल्द ही नष्ट कर देगा। महाराज, आप अद्वितीय प्रतिभा के धनी हैं। अगर आप हमारा नेतृत्व करेंगे
तो हम युद्ध में शहीद हुए अपने भाइयों का बदला जरूर लेंगे। कृपया हमें शरण दें। हुआन चैनलोग इसे स्वीकार नहीं कर सका। ठीक है, मैं सहमत हूं। लू मिंग ने कुछ देर सोचा और सहमति में सिर हिलाया। धन्यवाद जनरल तियान्युन। हुआन चैनलोग और बाकी लोग बेहद खुश थे। सेनापतियों, निश्चिंत रहो। भाइयों, निश्चिंत रहो। मैं, तियान्युन, शपथ लेता हूं कि मैं तुम सबका नेतृत्व करते हुए यिन मून संप्रदाय के लोगों को मार डालूंगा और युद्ध में शहीद हुए अपने भाइयों का बदला लूंगा। लू मिंग चिल्लाया। उसकी आवाज दूर तक गई और उत्तरी मोर्चे की सेना के हर सैनिक ने उसे सुना। जनरल तियान्युन शक्तिशाली है। जनरल तियान्युन अजेय है। देखते ही देखते भीड़ जोरदार जयकारे लगाने लगी। कुछ देर बाद ही वह रुका। इसके बाद लू मिंग ने हुआन चैनलोग को उत्तरी मोर्चे की सेना के शेष सदस्यों की गिनती करने का आदेश दिया। हुआन चैनलोग ने आदेश स्वीकार किया और चला गया। इसी क्षण आकाश में प्रकाश की एक किरण चमकी और एक आकृति प्रकट हुई। वह रहस्यमयी तलवार संप्रदाय का लंबा और पतला आदमी था। कियू युए, यहाँ की लड़ाई समाप्त हो गई है। पहले मेरे साथ भूत चंद्रमा कृपान संप्रदाय में वापस चलो। लंबे और पतले आदमी ने कहा। मामा, आप पहले वापस जा सकते हैं। मैं अनुभव प्राप्त करने के लिए सैन्य शिविर में ही रहना चाहता हूं। कियू यू ने कहा। सैन्य शिविर में रहना? आप नहीं रह सकते? लंबे और पतले आदमी के चेहरे के भाव में बहुत बदलाव आया। कियू युए की दूसरी वंश परंपरा एक भयानक 5वें स्तर की राजा वंश परंपरा थी। ये बेहद चौंकाने वाला था। वह दुआनमू लिन से कहीं अधिक शक्तिशाली थी और उसकी भविष्य की उपलब्धियां अकल्पनीय थीं। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के कुछ ही उच्च अधिकारियों को पता था कि कियू युए को प्रमुख प्रशिक्षण लक्ष्यों में शामिल किया गया था। अब चूंकि कियू युए अनुभव प्राप्त करने के लिए सैन्य शिविर में रहने वाली थी, इसलिए अगर कुछ भी होता तो वो कियू युए के गुरु और अन्य उच्च अधिकारियों को समझा नहीं पाता। चिंता मत करो चाचा मालिक, मैं सावधान रहूंगा, कियू यू ने कहा। वरिष्ठ महोदय, यदि कियू युए महिला शिविर में ही रहती हैं, तो मैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं उनके सिर के एक बाल को भी नुकसान नहीं होने दूंगा। लू मिंग ने मुट्ठी बांधकर कहा। लंबे और पतले कद का वह आदमी अचानक खुद से बुदबुदाने लगा। उसका दिमाग बेकाबू हो रहा था। कियू युए और तियान्युन एक दूसरे को कैसे जानते थे? क्या एक नायक और एक खूबसूरत महिला के बीच पहली नजर का प्यार हो सकता है? ये बिल्कुल संभव है। कियू युए की प्रतिभा को देखते हुए केवल तियान्युन जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति ही उसके योग्य है। ठीक है, उसे पहले यहीं रहने दो। मैं वापस जाकर अपने बड़े भाई और संप्रदाय प्रमुख को सूचना देता हूं और उन्हें फैसला करने देता हूं। ये सोचकर लंबे और पतले आदमी ने थोड़ा झुककर कहा, तो फिर मुझे युवा स्वामी तियान्युन को परेशान करना पड़ेगा। वरिष्ठ, चिंता मत करो। लू मिंग ने सिर हिलाया। फिर वह लंबा, दुबला पतला आदमी प्रकाश की किरण में बदल गया और गायब हो गया। महान सेनापति तियान्युन, आप वाकई बड़े ही आकर्षक हैं। आप एक सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध में जा रहे हैं और फिर भी आपको एक सुंदरी का अपहरण करना याद है। रात में बहुत ठंड है, तो क्या आप उसका इस्तेमाल बिस्तर गर्म करने के लिए करना चाहते हैं? इसी क्षण एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। जी नियानकिंग रक्तरंजित वुल्फ किंग पर सवार होकर वहां पहुंची। उसने कियू युए को ध्यान से देखा और उसकी आंखों की गहराई में एक भयावह भाव झलक उठा। खांसी, छोटी किंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? लू मिन को कुछ बार खांसी आए। फिर वो शी नियानकी के करीब आया और बोला, क्या हुआ? तुम इतनी ईर्ष्यालु लग रही हो, कहीं कुछ पता तो नहीं? ईर्ष्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? धिक्कार है, मैं तुमसे ईर्ष्या कैसे कर सकता हूं? सपने देखते रहो। जिया नियानकी का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने तुरंत इनकार कर दिया। हालांकि उसका दिल और भी तेजी से धड़क रहा था। उसके दिल में उठ रही इस अवर्णनीय अनुभूति ने उसे थोड़ा घबरा दिया। जब उसने लू मिंग और कियू युए को एक साथ देखा, तो उसके दिल में एक अवर्णनीय उदासी छा गई। क्या मैं सचमुच ईर्ष्यालु हूं? नहीं, यह असंभव है। मैं इस आदमी से कैसे ईर्ष्या कर सकती हूं? मैं तो बस उसे कुचलना चाहती हूं। हाँ, यही बात होगी। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि मैं उसे जल्द से जल्द कुचल सकूं। जिया नियानकी का दिमाग विचारों से भरा हुआ था, लेकिन उसने लू मिंग को गुस्से से घूरा और अपने दांत पीस लिए। लू मिंग की निगाहें इस महिला को घूरते घूरते फट पड़ी। क्या यह महिला बीमार थी? एक तरफ कियू युए की निगाहें लू मिंग और शी नियानकी के बीच घूम रही थीं। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन वह आज्ञाकारी भाव से चुप रही। कुछ देर बाद हुआन चैनलोग माल की संख्या की रिपोर्ट देने आया। उत्तरी मोर्चे की सेना में अभी भी 60,160 सैनिक थे।
उत्तरी मोर्चे की सेना में कुल 1 लाख सैनिक थे, लेकिन एक ही रात में उनमें से लगभग 40,000 मारे गए। यह एक भारी क्षति थी। तुरंत ही लू मिंग ने उत्तरी युद्ध मोर्चे की सेना के रक्त लाल घुड़सवारों और 60,000 से अधिक सैनिकों का नेतृत्व करते हुए मुनव्यू शहर की ओर कूच किया। रास्ते में उनकी मुलाकात मिंग मेंग से हुई, जो उन्हें बचाने के लिए एक सेना का नेतृत्व कर रहा था। उत्तरी मोर्चे की सेना की स्थिति के बारे में जानने के बाद मिंग मेंग ने भी आह भरी। लोगों का वो समूह उसी रास्ते से मूनव्यू शहर लौट गया जिससे वे आए थे। मूनव्यू शहर लौटने के बाद लू मिंग ने उत्तरी युद्ध मोर्चे की सेना के पुनर्गठन का कार्यभार हुआ यन को सौंप दिया। वो सर्वोच्च मंदिर में छिप गया और रक्त सार को परिष्कृत करने लगा। हालांकि उसने रास्ते में रक्त के सार के एक हिस्से को परिष्कृत कर लिया था, फिर भी बहुत सारा बचा हुआ था। रक्त की उमड़ती हुई ऊर्जा आवश्यक ची में परिवर्तित हो गई और लू मिंग का साधना स्तर लगातार बढ़ता रहा। जब 9 ड्रैगनों की वंश परंपरा में मौजूद सभी रक्त सार को परिष्कृत कर लिया गया, तो उनकी साधना मार्शल पूर्वज क्षेत्र के तीसरे स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। वे तीसरे स्तर के शिखर से केवल एक कदम दूर थे। मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचने के बाद उसने 7वें स्तर के मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को मार डाला था। हालांकि इस 7वें स्तर के मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के विशेषज्ञ के रक्त सार ने उसकी क्षमताओं में कोई खास सुधार नहीं किया। रक्त सार को परिष्कृत करने के बाद लू मिंग ने सर्वोच्च मंदिर छोड़ दिया और हुआयन को उत्तरी युद्ध मोर्चे की सेना को पुनर्गठित करने में मदद की। 2 दिन बाद उत्तरी मोर्चे की सेना का पुनर्गठन हो चुका था। लू मिंग के अधीन लगभग 80,000 सैनिक थे। उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हो गई थी। हालांकि लू मिंग अभी भी संतुष्ट नहीं था। इस युद्ध के बाद लू मिंग ने रक्तधारी भेड़िया सेना की कमजोरी का पता लगा लिया था। हालांकि रक्तपपड़ीदार भेड़ियों की सेना शक्तिशाली थी, लेकिन उनमें से अधिकांश अपने वाहनों पर निर्भर थे। सैनिकों का साधना स्तर बहुत कमजोर था और उनके लिए रक्तपपड़ीदार भेड़ियों की सेना की पूरी ताकत दिखाना मुश्किल था। इसके अलावा उनकी संख्या बहुत कम थी। मूल रूप से उनकी संख्या 8,000 थी, लेकिन इस युद्ध में 500-600 सैनिकों के मारे जाने के बाद उनकी संख्या में कुछ कमी आ गई थी। मुझे सैनिकों के प्रशिक्षण में सुधार करने का कोई तरीका सोचना होगा। साथ ही मुझे कुछ और खून जैसे लाल रंग के भेड़ियों को पकड़ना होगा। लू मिंग मन ही मन सोचने लगा। इससे पहले उन्होंने केवल खूंखार भेड़ियों के एक झुंड को ही पालतू बनाया था। वह विशाल पठार इतना बड़ा था कि ऐसा संभव ही नहीं था कि वहां केवल एक ही झुंड हो। अगर 30,000 लाल रंग के भेड़ियों और 30,000 कुशल मार्शल आर्टिस्टों की एक सेना बनाई जाए, तो वो सचमुच भयानक होगी। वो एक अजेय सेना होगी। लू मिंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ये तो बस एक विचार था, इसे साकार करना बहुत मुश्किल था। खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए से निपटना आसान था, लेकिन 30,000 मास्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों से निपटना बहुत मुश्किल था। अब उत्तरी मोर्चे की सेना में मूल 60,000 पुरुषों सहित लू मिंग के पास अपनी कमान के तहत 5,000 से भी कम मास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्ट थे, जब तक कि वो 5 महान संप्रदायों जैसी कोई शक्ति न हो। उदाहरण के लिए रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में युवा शिष्यों के अलावा 30 वर्ष से अधिक आयु के कई मार्शल आर्टिस्ट थे। मास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्टों की कुल संख्या संभवतः 1 लाख से अधिक हो सकती है, लेकिन ये कई वर्षों के संचय का परिणाम था। पिछले कुछ दिनों से यन्युए सेना में कोई हलचल नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उस युद्ध के बाद यन्युए सेना को भी आराम की जरूरत थी। लू मिंग ने सीधे रक्त लाल रंग की घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया और रक्त लाल रंग के तराजू वाले भेड़िए को पकड़ने के लिए पठार में गहराई तक धावा बोल दिया। गर्जन। लू मिंग रक्तरंजित वुल्फ किंग पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ा। उसके बगल में शी नियानकिंग एक अन्य रक्तरंजित वुल्फ किंग पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चल रही थी। दूसरी ओर कियू युए भी खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए पर सवार होकर उनका पीछा कर रही थी। कियू युए का मन खुश हो गया जब उसने लू मिंग को देखा। उसके चेहरे पर हर दिन एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी और वह लू मिंग के पीछे पीछे घूमती रहती थी, बिल्कुल उस छोटी नौकरानी की तरह जो पहले हुआ करती थी। इससे जी नियानकिंग ने दांत पीस लिए। वह लगातार बुदबुदा रहा था कि लू मिंग एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है, जिससे लू मिंग के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई। गरज। गरज। खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़ियों की सेना तेजी से आगे बढ़ी और घने जंगल की ओर चल पड़ी। लू मिंग ने खून जैसे लाल शल्कों वाले भेड़ियों के सरदार को आगे चलने दिया। कुछ घंटों बाद वे एक विशाल घाटी में पहुंचे। ओह आह! घाटी से भेड़ियों के दहाड़ने की आवाजें गूंज उठी और फिर एक के बाद एक खून से सने शल्क वाले भेड़िए दिखाई देने लगे।
जैसा कि उम्मीद थी और भी है, लू मिंग बेहद खुश था। ये स्पष्ट था कि यह लाल रंग के तराजू वाले भेड़ियों की एक और जनजाति थी। ओह! एक जोरदार भेड़िए की दहाड़ सुनाई दी, और एक बेहद विशाल, खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाला भेड़िया, जिसके चारों ओर एक भयानक आभा थी, बाहर निकला। चाहे आकार की बात हो या आभा की, ये खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाला भेड़िया, लू मिंग जिस खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए के राजा पर सवार था, उससे किसी भी तरह से कमतर नहीं था। ये स्पष्ट था कि यह खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़ियों का राजा था। आह! आह! लू मिंग और शी नियानकी के पैरों के नीचे मौजूद रक्तरंजित भेड़िया राजा ऐसे दहाड़ रहे थे मानो वे दूसरे रक्तरंजित भेड़िया राजा से संवाद कर रहे हों। गर्जन! कुछ देर बाद रक्तरंजित भेड़िया राजा ने लू मिंग पर गुर्राया। उसकी आंखों में संदेह भरा था, और अंत में एक चुनौती भरी चमक दिखाई दी। ऐसा लगता है कि ताकत ही सबसे जोर से बोलती है। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर उसका शरीर हरकत में आया और वह खून से लथपथ वुल्फ किंग पर झपटा। गर्जन! रक्तरंजित भेड़िया राजा भी आगे बढ़ा। एक आदमी और एक भेड़िए के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। आधे घंटे बाद जब लू मिंग ने अपनी यात्रा जारी रखी, तो उसके पीछे 5000 से अधिक लाल रंग के भेड़िए थे। इतने संख्या में रक्तधारी भेड़िए दिखाई दिए थे। रक्तपड़ीदार भेड़िया राजा कियू युए का वाहन बन गया था। हालांकि लू मिंग संतुष्ट नहीं हुआ और उसने पठार पर खोज जारी रखी। पठार पर अनगिनत लाल रक्त वाले भेड़िए थे। वे अनगिनत वर्षों से यहीं रह रहे थे। 3 दिनों के भीतर लू मिंग को 5 लाल रक्त वाले भेड़िए मिल गए थे। क्रिम्सन ब्लड स्केल्ड भेड़ियों के सबसे शक्तिशाली समूह में 10,000 से अधिक भेड़िए थे। सबसे खराब स्थिति में केवल 2,000 लोग थे। शुरुआत में मौजूद 2 रक्तरंजित भेड़िया राजाओं, लू मिंग की ताकत और लू मिंग और शी नियानकी पर चंद्रघोष भेड़िया राजा की आभा के दबाव के कारण, ये रक्तरंजित भेड़िए एक एक करके वश में हो गए। पलक झपकते ही लू मिंग के पास मौजूद लाल रंग के भेड़ियों की संख्या 30,000 से अधिक होकर लगभग 32,000 तक पहुंच गई। इस स्थिति में लू मिंग के पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसका कारण ये था कि पठार के गहरे हिस्सों में प्रकट होने वाले राक्षसी जीव अत्यंत शक्तिशाली थे। उनमें से कुछ 8वें स्तर के चौथे दर्जे तक पहुंच चुके थे, और कुछ 9वें स्तर के चौथे दर्जे तक भी पहुंच चुके थे। यदि लू मिंग और अन्य लोग आगे बढ़ते रहे, तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। हालांकि उनमें से 30,000 पर्याप्त से भी अधिक थे। तुरंत ही लू मिंग खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़िए को वापस मूनव्यू शहर ले आया। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इससे स्वाभाविक रूप से सुनामी जैसा झटका लगा। पर्वतीय मोर्चे की सेना बेहद ईर्ष्यालु थी, जबकि लू मिंग से जुड़ चुकी पूर्व उत्तरी मोर्चे की सेना बेहद खुश थी। लू मिंग कंजूस नहीं था। उसने मिंगमेन को कुछ 100 रुपये दे दिए। बाकी बचे सैनिकों की बात करें तो लू मिंग ने 30,000 से अधिक सैनिकों में से सबसे बलवान सैनिकों को चुनकर एक लाल रंग की तराजू वाली भेड़िया घुड़सवार सेना का गठन किया। लोगों की संख्या 31,000 थी। उनमें से 1,000 को रक्त लाल रक्षक कहा जाता था। उनकी साधना शक्ति सबसे प्रबल थी और वे सबसे कुलीन थे। वे लू मिंग के रक्षक थे। बाकी 30,000 लोगों ने मिलकर एक विशाल सेना बनाए। लू मिंग ने अस्थायी रूप से प्रबंधन और प्रशिक्षण का कार्यभार हुआयन को सौंप दिया। हुआयन का वाहन भी बदलकर क्रिम्सन वुल्फ किंग हो गया था, जिससे उसे संभालना आसान हो गया था। लू मिंग खुश और तनाव मुक्त था। कियू युए के साथ कभी कभार अभ्यास करने के अलावा वह अपना अधिकांश समय साधना में व्यतीत करता था। लू मिंग सर्वोच्च मंदिर में पालथी मारकर बैठ गया। उसने कुछ 100 आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को परिष्कृत किया था और अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए 10,000 आध्यात्मिक युद्ध शरीर का विकास किया था। इस समय उन्होंने खेती करना बंद कर दिया। 9 ड्रैगन स्वर्ग पथ पर चलने का अभ्यास करना वाकई बहुत कठिन है। कई दिन बीत गए, लेकिन मैंने अभी तक पहला चरण भी पूरा नहीं किया है। हालांकि मुझे हाल ही में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। जब तक मैं इसे समझने का प्रयास जारी रखूंगा, मैं इसे जल्द ही या देर से पूरा कर लूंगा। 3 दांव हथेलियों में से तीसरी हथेली, स्वर्ग पथ की हथेली, अभी भी बाकी है। मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर मैं इसका अभ्यास कर लूं, तो यह निश्चित रूप से मेरा तुरुप का पत्ता बन जाएगी। लू मिंग सोचने लगा, अब सच्चे युद्ध ड्रैगन तकनीक का अभ्यास करना और बल को समझना उसके लिए प्रतिदिन का काम था। इसके अलावा उसे विभिन्न प्रकार की मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास भी करना पड़ता था। लू मिंग को हर दिन ऐसा लगता था कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है। ये सोचते ही लू मिंग का हाथ हिला और एक स्टोरेज रिंग प्रकट हो गई। राजा की भंडारण अंगूठी, इसके अंदर क्या है?
भंडारण रिंग को देखते हुए लू मिंग की आंखों में प्रबल आशा का भाव था। जी हाँ, वो भंडारण अंगूठी उस वीर राजा की थी जिसे लू मिंग ने डोंगई जनजाति के पैतृक खंडहरों से प्राप्त किया था। लू मिंग ने भंडारण अंगूठी को लेकर शी नियानकिंग से झगड़ा भी किया था। अंत में शी नियानकिंग ने एक छोटी जेड तलवार को चुना। भंडारण वलय पर एक शक्तिशाली शिलालेख सरणी थी। अतीत में लू मिंग इसे बिल्कुल भी तोड़ नहीं सका था। वह केवल इसे धीरे धीरे घिसकर नष्ट कर सकता था। हालांकि हाल ही में लू मिंग को लगा कि भंडारण रिंग पर मौजूद शिलालेख सरणी ढीली हो गई है और टूटने ही वाली है। आज मैं इसे पूरी तरह तोड़ दूंगा। लू मिंग की आंखें चमक उठी और उसके हाथ दमकने लगे। शक्तिशाली ऊर्जा भंडारण वलय में प्रवाहित होने लगी। भंडारण वलय प्रकाश के एक घेरे से घिरा हुआ हवा में लटका हुआ था। हालांकि प्रकाश का ये घेरा बहुत पतला हो गया था और लू मिंग की आवश्यक ऊर्जा के कारण ढहने की कगार पर था। तोड़ना, हमला करो, लू मिंग चिल्लाया। उसकी युद्ध ड्रैगन की वास्तविक ऊर्जा लगातार प्रवाहित होती रही और लघु ड्रैगनों की तरह प्रकाश स्क्रीन की ओर बढ़ी। अचानक प्रकाश के पर्दे से तेज रोशनी निकली और वह तेजी से फैलने लगा। कुछ मीटर चौड़ा होने पर वह धमाके के साथ फट गया। भंडारण वलय पर अंकित शिलालेख टूट गया था। लू मिंग बेहद खुश था। उसने भंडारण की अंगूठी पकड़ी और अपना सारा ध्यान उसी में लगा दिया। ये तो बहुत बड़ा है। उनकी पहली धारणा ये थी कि भंडारण कक्ष में जगह बहुत विशाल थी। लू मिंग का अनुमान था कि इसमें पूरा पहाड़ समा सकता है। फिर लू मिंग ने भंडारण कक्ष में वस्तुओं का पहाड़ जैसा ढेर देखा। ये क्या है? आध्यात्मिक हथियार, कवच, गोलियां और साधना तकनीक की नियमावली। लू मिंग ने एक नजर घुमाई और उसे एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया। हालांकि इसे पढ़कर लू मिंग को गहरा सदमा लगा। दरअसल ये आध्यात्मिक हथियार, कवच, गोलियां और गुप्त नियमावली उच्च कोटि के नहीं थे। मुख्य बात यह थी कि इनकी संख्या बहुत अधिक थी। युद्ध के भाले और तलवारें पहाड़ों की तरह ढेर में लगी हुई थीं, जिनसे एक ठंडी चमक निकल रही थी। कवच पहाड़ से भी ऊंचे ढेर में लगे थे और जैड की बोतलों में रखी गोलियां भी पहाड़ की तरह ढेर में लगी थीं। वे बहुत ज्यादा थे। लू मिंग का अनुमान था कि आध्यात्मिक हथियारों और कवच के कम से कम लाखों सेट मौजूद थे। ये केवल एक शस्त्रागार था। लू मिंग ने उनमें से कुछ को उठाया और पाया कि उनमें से अधिकतर द्वितीय स्तर के आध्यात्मिक हथियार थे, कुछ तृतीय स्तर के आध्यात्मिक हथियार थे और चतुर्थ स्तर के हथियार बहुत कम थे। यह ऊर्जा एकत्रित करने वाली गोली भी है और ऊर्जा भंग करने वाली गोली भी। जब लू मिंग ने गोलियों की जांच की तो वह पहले तो चौंक गया, फिर वह उत्साहित और बेहद खुश हो गया। ऊर्जा संजोने वाली गोली योद्धा या यहां तक कि मास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्टों को अपनी साधना को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर ओरिजिन ब्रेकथ्रू पिल किसी को अगले स्तर तक पहुंचने में सक्षम बना सकती है। गोलियों की गुणवत्ता उच्च स्तर की नहीं थी। उनमें से अधिकतर द्वितीय स्तर की गोलियां थीं, जो मार्शल आर्ट के महारथियों के लिए बेकार थीं। हालांकि उनकी संख्या बहुत अधिक थी। लू मिंग का इतना उत्साहित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इन वस्तुओं से एक विशाल सेना को लैस किया जा सकता था। एक वीर राजा के भंडारक पात्र में इतनी सारी निम्न स्तरीय वस्तुएं कैसे हो सकती हैं? उसके बाद लू मिंग ने इस बारे में सोचा और समझ गया। डोंगई जनजाति ने एक समय विशाल भूभाग पर कब्जा कर लिया था और एक साम्राज्य की स्थापना की थी। धधकते सूरज साम्राज्य, येन्युए साम्राज्य और यहां तक कि रक्तझाव साम्राज्य के अधिकांश क्षेत्र अब डोंगई जनजाति के स्वामित्व में थे। डोंगई जनजाति कभी एक मध्यम स्तर का साम्राज्य हुआ करती थी, लेकिन बाद में वह नष्ट हो गई। डोंगई पूर्वज के भंडारक छल्ले में बहुत सारे निम्न स्तर के आध्यात्मिक हथियार और औषधियां भरी हुई थीं। ऐसा लगता है कि वह भविष्य में एक सेना बनाकर डोंगई साम्राज्य का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। हालांकि ये साकार होने से पहले ही खत्म हो गया। अब लू मिंग को सारे फायदे मिल गए थे। हा, इसे ढूंढने में मैंने अपने लोहे के जूते घिस दिए और अब यह मुझे बिना किसी मेहनत के मिल गया। बहुत बढ़िया। अगर खूंखार भेड़ियों की घुड़सवार सेना और बाकी सभी सैनिक इससे लैस हो जाएं, तो उनकी ताकत में निश्चित रूप से बहुत वृद्धि होगी। लू मिंग बेहद खुश था। ये सोचते ही लू मिंग ने सर्वोच्च मंदिर छोड़ दिया और अपने डिप्टी जनरल और दर्जनों अन्य लोगों को इकट्ठा किया। जब लू मिंग ने कुछ खाली भंडारण रिंगों का उपयोग करके आध्यात्मिक हथियारों, कवच और गोलियों को अलग अलग संग्रहित किया और उन्हें उप महासचिव और उप महासचिव को दिखाया, तो वे सभी भयभीत हो गए। उन सभी की आंखें और मुंह फटे रह गए। वे अविश्वास और सदमे से लू मिंग को देखते रहे, एक इंच भी नहीं हिले। काफी देर बाद आखिरकार उन्होंने प्रतिक्रिया दी और उत्तेजना से उनके शरीर कांपने लगे। जनरल, ये सब आपके हैं?
हुआयंग ने अपनी लार निगल ली। बिल्कुल, वरना क्या आपको लगता है कि मैंने उन्हें लूटा है? ठीक है, ये आध्यात्मिक हथियार और कवच, हर एक को एक सेट दे दो। उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए ये गोलियां बांट दो। ध्यान दो, 30,000 लाल रक्त पपड़ीदार भेड़िया घुड़सवार सेना को इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मैं चाहता हूं कि वे जल्द से जल्द मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंचे। लू मिंग ने निर्देश दिया। उसका लक्ष्य 30,000 लाल रक्त से सने भेड़ियों के घुड़सवारों को मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंचाना था। तभी वे ब्लडस्केल वुल्फ कैवलरी की असली ताकत का प्रदर्शन कर पाएंगे। बेशक, उसने केवल 80,000 सेट आध्यात्मिक हथियार और कवच ही दिए, और बाकी उसने फिलहाल अपने पास रख लिए। गुप्त नियमावली में कुछ निम्न स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकें और युद्ध संरचनाएं थीं। वे युद्ध के मैदान में मारने के लिए उपयुक्त थीं, लेकिन अल्पकालिक रूप से उनका कोई उपयोग नहीं होता। लू मिंग ने उन्हें किसी को नहीं बताया। हुआयंग और बाकी लोग खुशी खुशी बाहर चले गए। कुछ समय बाद जब लू मिंग के सभी सैनिकों को नए उपकरण मिल गए, तो पर्वतीय दमनकारी सेना में हर कोई चौंक गया। ये बेहद चौंकाने वाला था। लू मिंग के सभी हथियार द्वितीय स्तर के आध्यात्मिक हथियार और कवच थे। लेवल 2 मार्शल मास्टर के समान था। यदि कोई योद्धा लेवल 2 का आध्यात्मिक रूपांतरण कवच पहनता है, तो उसकी युद्ध शक्ति और जीवन रक्षक क्षमता में निश्चित रूप से काफी वृद्धि होगी। जहां तक अभिजात वर्ग की बात है, वे सभी लेवल 3 के उपकरणों से लैस थे। जल्द ही सभी को पता चल गया कि सारा उपकरण उन्हें तियान्युन द्वारा दिया गया था। पर्वतीय सेना के सैनिकों की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि लू मिंग के पीछे चल रहे सैनिकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जा रहा था। पहले उनके पास खून जैसे लाल रंग का भेड़िया था, अब तो उनके हथियारों का रूप भी बदल गया था। यदि सैन्य नियम न होते तो वे तियान्युन में शामिल होने के लिए तैयार होते। जब मिंग मेन को इस बारे में पता चला, तो वो कड़वाहट से हंस पड़ा। तब से लू मिंग के अधीन प्रत्येक सैनिक अपनी साधना को बेतहाशा बढ़ाने के लिए सार संग्रहण गोली और सार विखंडन गोली का उपयोग कर रहा था। इस दौरान डार्क मून साम्राज्य मौन रहा और उसने कोई अन्य गतिविधि नहीं की। समय बहुत जल्दी बीत गया और आधा महीना गुजर गया। पिछले आधे महीने में ब्लडस्केल वुल्फ घुड़सवार सेना की ताकत बेतहाशा बढ़ रही थी। स्कारलेट ब्लडस्केल्ड वुल्फ कैवलरी में मूल रूप से लगभग 5,000 मार्शल मास्टर स्तर के साधक थे। बाकी बचे हुए ज्यादातर 8वीं और 9वीं कक्षा के मार्शल आर्ट योद्धा थे। पिछले आधे महीने में उन सभी में अविश्वसनीय गति से सुधार हो रहा था। 9वीं श्रेणी के कुछ मार्शल योद्धा सैनिक लंबे समय से वहां फंसे हुए थे, लेकिन उत्पत्ति सफलता की गोली की मदद से वे अपनी बाधाओं को पार करने और मार्शल मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करने में कामयाब रहे। महज आधे महीने में ही 10,000 से अधिक लोग मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंच चुके थे। बाकी लोगों की बात करें तो उनमें से लगभग सभी 1 या 2 स्तर आगे बढ़ चुके थे। एक वीर राजा द्वारा छोड़ी गई गोली भले ही उच्च कोटि की ना हो, लेकिन फिर भी असाधारण थी। ये डोंगई वीर राजा की अल्पकाल में एक शक्तिशाली सेना बनाने की योजना का आधार थी। स्वाभाविक रूप से गोली का प्रभाव लू मिंग की अपेक्षाओं से कहीं अधिक अद्भुत था। ये तो बहुत बढ़िया है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो 30,000 लाल रक्त से सजी भेड़ियों की घुड़सवार सेना 1 महीने से भी कम समय में मार्शल मास्टर के स्तर तक पहुंच जाएगी। लू मिंग बेहद खुश हुआ और उसने बिना किसी झिझक के गोलियां बांट दी। वीर राजा के भंडारक छल्ले में रखी गोलियां 5 लाख सैनिकों की सेना के लिए तैयार की गई थी और उन्हें कभी खत्म नहीं किया जाना था। इसी समय मिंग मेंग से खबर आई कि डार्क मून साम्राज्य में कुछ अजीबोगरीब हलचलें हुई हैं। निश्चित रूप से 3 दिन बाद डार्क मून साम्राज्य के 6 लाख सैनिकों ने आकाश और पृथ्वी को घेर लिया और भूत चंद्रमा कृपान संप्रदाय के क्षेत्र पर हमला कर दिया। कुछ समय के लिए एक भीषण युद्ध छिड़ गया। लू मिंग को खबर मिलते ही उसने जरा भी संकोच नहीं किया और 30,000 खून जैसे लाल रंग के शल्कों वाले भेड़ियों के घुड़सवारों के साथ रवाना हो गया। ये खूंखार भेड़ियों की युद्ध क्षमता का परीक्षण करने का बिल्कुल सही समय था। इस युद्ध ने बनिंग सन साम्राज्य और डार्क मून साम्राज्य दोनों को स्तब्ध कर दिया। लू मिंग के नेतृत्व में मौजूद 30,000 रक्त लाल रंग के लोहे के घुड़सवार सैनिक व्यवहारिक रूप से अजेय थे। इस युद्ध में रक्त लाल रंग के तराजूदार भेड़ियों की घुड़सवार सेना का पहला प्रतिद्वंद्वी डार्क मून साम्राज्य की धूसर भेड़ियों की सेना थी। 50,000 सैनिकों वाली ग्रे वुल्फ सेना रक्त लाल रंग की घुड़सवार सेना के हमले के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन थी। ऐश वुल्फ आर्मी के 50,000 सैनिक लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस प्रकार लू मिंग ने डार्क मून साम्राज्य की राख भेड़िया सेना के 70,000 सैनिकों को नष्ट कर दिया। वे पूरी तरह से पनगू हो गए थे।
इसके तुरंत बाद डार्क मून साम्राज्य ने एक अत्यंत शक्तिशाली सेना, जंगली शेर सेना को भेजा। उन्मादी शेर सेना में कुल 1 लाख सैनिक थे और उनकी युद्ध शक्ति राख जैसी भेड़िया सेना से भी अधिक थी। ये युद्ध अतुलनीय रूप से क्रूर था। अंततः परिणाम वही रहा। 30,000 लाल रक्त से सजी भेड़ियों की घुड़सवार सेना ने 1 लाख उन्मादी शेर सेना को एक ही झटके में हरा दिया और उनमें से लगभग सभी मारे गए। एक समय के लिए तियान्युन का नाम और स्कारलेट ब्लड स्केल्ड वुल्फ कैवलरी का नाम बनिंग सन साम्राज्य और डार्क मून साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। इस युद्ध में डार्क मून साम्राज्य ने अपनी 2 शक्तिशाली सेनाएं खो दी, जिससे उनकी युद्ध क्षमता में भारी कमी आ गई। उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस युद्ध के बाद बनिंग सन साम्राज्य के शाही परिवार की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रक्त लाल रंग की घुड़सवार सेना तियान्युन शाही परिवार से संबंधित थी। तेज धूप वाले देश की शाही राजधानी में, शाही महल में, सिंहासन कक्ष में एक उत्साहित हंसी सुनाई दे रही थी। सिंहासन कक्ष में सम्राट हुआ ड्रैगन सिंहासन पर बैठे थे और उनके नीचे नागरिक और सैन्य अधिकारी खड़े थे। हा, बहुत बढ़िया। तियान्युन सचमुच एक अद्वितीय प्रतिभावान है। इस युद्ध ने डार्क मून साम्राज्य के मनोबल पर गहरा प्रभाव डाला है और हमारे शाही परिवार की प्रतिष्ठा भी आसमान छू गई है। हमने आम लोगों के दिलों में अपनी लोकप्रियता पुनः प्राप्त कर ली है। हुआ झेंगसिंग हंस पड़ा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। महाराज, ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को ढूंढने के लिए आपको हार्दिक बधाई। मैं तो शाही परिवार के पुनरुद्धार के बारे में भूल ही गया था। सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग अधिकारी ने उन्हें बधाई देने के लिए आगे कदम बढ़ाया। महामहिम, अपनी पारखी दृष्टि से मोती को पहचानने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अन्य सभी अधिकारियों ने सिर झुकाया और जयकारे लगाए। पिताजी, तियान्युन ने इतना बड़ा योगदान दिया है, हमें उसे पुरस्कृत करना ही चाहिए। हुआची बाहर निकली और उसने झुककर प्रणाम किया। इनाम? बिल्कुल, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। कैसा रहेगा? मेरा आदेश आगे पहुंचा दो। मैं तियान्युन को मार्क्विस चैंपियन की उपाधि प्रदान करूंगा। वह तीनों सेनाओं का चैंपियन होगा और वह अपनी इच्छानुसार कोई भी सेना बना सकेगा और प्रतिभाशाली सैनिकों की भर्ती कर सकेगा। हुआ झेंगसिंग ने घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। हुआची बेहद खुश थी। महाराज, आप बुद्धिमान हैं। सभी अधिकारियों ने बधाई दी। जब तियान्युन को मार्क्विस चैंपियन की उपाधि दिए जाने की खबर फैली तो धधकते सूरज का साम्राज्य एक बार फिर हिल गया। तियान्युन का नाम सभी को याद था क्योंकि वो धधकते सूरज साम्राज्य के इतिहास में सबसे कम उम्र का मार्क्विस था। स्वर्गीय राजा दमन महल में मार्क्विस चैंपियन। धिक्कार है, इस तियान्युन को अपने अपराधों के लिए 10,000 मौतें मिलनी चाहिए। महल से स्वर्ग के राजा की क्रोधित गर्जना सुनाई दी। जनरल स्टार हॉल के एक छोटे से आंगन में लू यूंटियन ने एक पत्थर की मेज पर सफेद कागज फैला रखा था। वो इस समय लिखने में मग्न था। यह एक वू अक्षर था। लू यूंटियन के ब्रश के नीचे ऐसा लग रहा था मानो ड्रैगन और फीनिक्स नाच रहे हो। ब्रश की शक्ति जोरदार थी और इसके चारों ओर एक शक्तिशाली आभा थी जो मानो मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही हो। हालांकि लू यूंटियन की साधना शक्ति कमजोर हो गई थी, फिर भी वू अक्षर में उसका सार, ऊर्जा और आत्मा समाहित थी। उन्होंने इसे एक ही बार में लिखकर समाप्त कर दिया। लू यूंटियन ने एक लंबी सांस छोड़ी। तियान जी, मुझे विश्वास है कि भविष्य में मिंग एयर निश्चित रूप से आपका इलाज करेगी और आपको मार्शल आर्ट के मार्ग पर वापस ले आएंगी। लू यूंटियन के मन की बात पढ़ते हुए ली पिंग ने फुसफुसाया। वो समझती थी कि मार्शल आर्ट के उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास न कर पाना कितना अकेलापन भरा होता है। पिंग एयर, जब तक तुम मेरे साथ हो, अगर मैं साधना न भी कर पाऊं तो कोई बात नहीं। वैसे भी मिंग एयर की प्रतिभा मुझसे कई गुना अधिक है। मैं संतुष्ट हूं। लू यूंटियन हंसे। इसी समय 20 वर्ष की एक नौकरानी अंदर भागी आई। ली पिंग उस नौकरानी को लू परिवार से लेकर आया था और वो बहुत वफादार थी। चुन शियांग, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या हुआ? ली पिंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मास्टर, मैडम, खुशखबरी। युवा मास्टर ने सीमा पर एक बड़ी जीत हासिल की है। महामहिम ने युवा मास्टर को मार्क्विस चैंपियन घोषित कर दिया है और इसकी घोषणा पूरी दुनिया में कर दी गई है। चुन जियांग ने उत्साह से कहा। क्या? लू यूंटियन स्तब्ध रह गया और उसके हाथ में पकड़ा ब्रश जमीन पर गिर गया। ली पिंग भी दंग रह गई। कुछ देर बाद आखिरकार उसने प्रतिक्रिया दी और उत्साह से कांप उठी। मार्क्विस चैंपियन। मिंग एयर को मार्क्विस की उपाधि मिली। क्या ये सच है? क्या ये सच है? ली पिंग ने कई बार पूछा। उसे लगा कि वो सपना देख रही है।
ये बिल्कुल सच है स्वामी जी महोदया, बाहरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, हर कोई इसके बारे में जानता है। चुन जियांग ने कहा, मिंग एर को मार्क्वेस की उपाधि से सम्मानित किया गया है। भाई तियान, मिंग एर को मार्क्वेस की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ली पिंग ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह लू यूनटियन के आलिंगन में सिमट गई। वो बहुत उत्साहित था। तुम क्यों रो रहे हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम क्यों रो रहे हो? लू यूनटियन ने ली पिंग को गले लगाते हुए शांत होने का नाटक किया, हालांकि उसकी थोड़ी कांपती हुई आवाज उसकी उत्तेजना को छिपा नहीं सकी। 2 दिन बाद ये खबर मूनव्यू शहर तक पहुंची। मार्क्वेस चैंपियन, मार्क्वेस चैंपियन। लोगों के दिलों में हलचल मचा देने वाली गर्जना बादलों में गूंज उठी। ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स में, मूनव्यू शहर से हजारों मील दूर, यहां सैन्य तंबुओं का एक अंतहीन विस्तार था और एक नज़र में इसका अंत देखना असंभव था। ये डार्क मून साम्राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित सबसे बड़ा सैन्य शिविर था और यह डार्क मून साम्राज्य के अधिकांश दक्षिणी क्षेत्र पर शासन करता था। यिन मून साम्राज्य के दक्षिण के विजेता राजकुमार यिन तियानजुए यहां तैनात थे। उन्हें ब्लेजिंग सन साम्राज्य पर हमले की पूरी जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। इस समय यिन तियानजुए के तंबू में 10 से अधिक लोग बैठे हुए थे। यिन तियानजुए सबसे ऊंचे स्थान पर बैठी थी और तंबू के बीच में काले वस्त्र पहने एक आकृति को देख रही थी। यिन तियानजू, आपके डार्क मून साम्राज्य ने पीछे क्यों हट गए? हमारी योजना पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उदास भाव से यिन तियानजुए की ओर देखते हुए केवल अपनी आंखें ही दिखाईं। पीछे क्यों हटे? बकवास। क्या आपको पता है कि हमने कितना कुछ खोया है? जंगली शेरों की पूरी सेना नष्ट हो चुकी है और राख भेड़ियों की सेना भी लगभग खत्म हो चुकी है। इसके अलावा ब्लडमून की राक्षसी बाघ सेना भी है और भी बहुत कुछ। क्या आपको पता है कि इन सेनाओं को पालने पोसने में कितना खर्च आता है? क्या आपको पता है? यिन तियानजुए ने लगभग चिल्लाते हुए मेज पर जोर से हाथ पटका। काले वस्त्रधारी व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा। इस बार स्थिति का अनुमान न लगा पाने की गलती हमारी है। हमने कभी नहीं सोचा था कि तियान्युन से निपटना इतना मुश्किल होगा। हे, क्या तुम सिर्फ इसलिए जिम्मेदारी से भागना चाहते हो क्योंकि तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी? तुम्हारी यही इच्छा है? यिन तियानजुए ने व्यंग्य किया। मेरे आने से पहले ही मुझे आदेश मिल चुके हैं कि आपके देश को हुए नुकसान की भरपाई हमारी तरफ से की जाएगी। हालांकि योजना जारी रहनी चाहिए, अन्यथा यह नुकसान व्यर्थ हो जाएगा। जब तक हम सफल होते हैं, आपको मिलने वाले लाभों में कोई कमी नहीं आएगी, जिनका हमने आपसे वादा किया था। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा, जारी रखें। आप इसे इतना आसान बता रहे हैं, लेकिन तियान्युन की रक्त लाल घुड़सवार सेना का प्रभारी कौन है? हम इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। यिन तियानजुए ने व्यंग्य किया। खून से लाल रंग की घुड़सवार सेना डरावनी नहीं है। डरावनी तो तियान्युन है। जैसे ही तियान्युन मरेगा, खून से लाल रंग की घुड़सवार सेना बिखर जाएगी। उस समय उन्हें एक झटके में नष्ट किया जा सकता है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा, ओह, आपकी योजना क्या है? यिन तियानजुए ने पूछा। तियान्युन की हत्या करो, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। हत्या? तियान्युन 30,000 खून जैसे लाल घुड़सवारों के बीच छिपा हुआ है और उसके साथ हर समय एक बेहद शक्तिशाली विशेषज्ञ रहता है। उसकी हत्या करना इतना आसान कैसे हो सकता है? यिन तियानजुए ने कहा, तो हम इंतजार करेंगे। मुझे नहीं लगता कि तियान्युन हमेशा के लिए सैन्य शिविर में छिपा रहेगा। आपका देश हत्याओं के लिए प्रसिद्ध है और मुझे विश्वास है कि आप इस मामले में मुझसे कहीं अधिक कुशल हैं। इस बार हम भी अपने सर्वश्रेष्ठ हत्यारों को आपके देश के साथ मिलकर तियान्युन को मारने के लिए भेजेंगे। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति की आवाज में हत्या का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। बहुत खूब, हम अपने सबसे ताकतवर हत्यारों को भी भेजेंगे। हमें तियान्युन को एक ही झटके में खत्म करना होगा। साथ ही मुझे महाराज से अतिरिक्त सहायता का अनुरोध करना होगा। मुझे डर है कि अल्पकाल में हमारे लिए बड़े पैमाने पर हमला करना बहुत मुश्किल होगा। यिन तियानजुए ने कहा, कोई बात नहीं, हम अभी भी 1-2 महीने और इंतजार कर सकते हैं, फिर फैसला हो जाएगा। ब्लैक सेक्ट के लोगों के बोलने के बाद उनकी आकृतियां हिलने लगी और वे गायब हो गए। यिन तियानजुए ने आदेश देने से पहले कुछ क्षण तक स्वयं से कुछ बुदबुदाया। युआन और क्यू की जोड़ी को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। हाँ, हाँ, एक व्यक्ति ने जवाब दिया और फिर गायब हो गया। मूनव्यू शहर से 3000 मील उत्तर पश्चिम में एक शांत घाटी थी। घाटी के बाहर लू मिंग की आकृति दिखाई दी। फिर लू मिंग आगे बढ़ा और घाटी की ओर चल दिया। लगभग 1000 मीटर चलने के बाद लू मिंग रुक गया। उसके सामने खून की रोशनी थी और खून का एक विशाल कोकून तैर रहा था।
सुनहरी आंखों वाला रक्त लाश विकसित होने वाला है। लू मिंग ने बुदबुदाया, जी हाँ। उसके सामने 5 से 6 मीटर ऊंचा खून का कोकून जैसा दिखने वाला वो ढांचा सुनहरी आंखों वाला खून का ज़ोबी ही था। इससे पहले लू मिंग ने सुनहरी आंखों वाले रक्त ज़ोबी और रक्त लाल घुड़सवार सेना का नेतृत्व करते हुए यिन्युए सेना के 1 लाख से अधिक सैनिकों को मार गिराया था। सुनहरी आंखों वाले रक्त ज़ोबी ने अत्यधिक रक्त ऊर्जा अवशोषित कर ली थी और मूनव्यू शहर लौटते समय आधे रास्ते में ही उनका विकास शुरू हो गया था। उन्हें केवल एक शांत स्थान मिला और वहीं उनका विकास होने दिया गया। लू मिंग के मूनव्यू शहर लौटने और अपने मामलों को निपटाने के बाद वो स्थिति का जायजा लेने के लिए तुरंत वहां पहुंचा। मुझे नहीं पता कि सुनहरी आंखों वाले रक्त शव को विकसित होने में कितना समय लगेगा। फिलहाल स्थिति स्थिर लग रही है। मैं पहले मूनव्यू शहर वापस जाऊंगा और बाद में आकर स्थिति का जायजा लूंगा। ये सोचते ही लू मिंग प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और आकाश में गायब हो गया। कुछ समय बाद ही वे मूनव्यू शहर लौट आए। नमस्कार मार्क्विस चैंपियन। नमस्कार मार्क्विस चैंपियन। लू मिंग के मूनव्यू शहर लौटते ही शहर के अधिकारियों और यूए जैन सेना के जनरल ने सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। लू मिंग ने उन सभी के जवाब में सिर हिलाया। थोड़ी ही देर में वह खून से लाल रंग के सेना शिविर में लौट आया। सब कुछ सामान्य था। हुआ यंग वाकई सैन्य कमान संभालने में माहिर था। उसके नेतृत्व में लाल रंग की घुड़सवार सेना और अन्य सैनिक जमकर प्रशिक्षण ले रहे थे। इस संबंध में लू मिंग काफी आश्वस्त था। लू मिंग सर्वोच्च मंदिर में पालथी मारकर बैठा था। उसके सिर के ऊपर एक विशाल पत्थर की शिला तैर रही थी। अंतर सिर्फ इतना था कि पत्थर की पट्टिका के चारों ओर चांदी के 4 चक्र वलय चमक रहे थे। यह सही था। लू मिंग की दूसरी रक्त मेरिडियन उन्नत हो गई थी। लू मिंग को महसूस हुआ कि उसकी 9 ड्रैगन रक्तरेखा साधारण स्तर 9 की सीमा तक पहुंच चुकी है, लेकिन इससे आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। चाहे वो कितना भी रक्तसार परिष्कृत करे, वो साधारण स्तर 9 पर ही बना रहा। इसलिए लू मिंग ने अपने द्वारा ग्रहण किए गए रक्तसार का उपयोग अपनी दूसरी रक्त नलिका को उन्नत करने के लिए करने का निर्णय लिया था। उस युद्ध में उसने बहुत अधिक रक्तसार ग्रहण कर लिया था, जिससे उसकी दूसरी वंश परंपरा एक स्तर ऊपर उठ गई थी। उनकी साधना भी मार्शल पूर्वज क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी। मुझे नहीं पता कि मेरी 9 ड्रैगन ब्लडलाइन कब राजा वर्ग में पहुंचेगी। छोड़ो, अब इसके बारे में सोचना बंद करो। जब समय आएगा तब अपने आप हो जाएगा। अभी सबसे जरूरी है 9 ड्रैगन्स हेवन स्टॉम्पिंग स्टेप। लू मिंग मन ही मन सोचने लगा। साधना की अवधि और लगातार होने वाले युद्धों के बाद लू मिंग ने अंततः 9 ड्रैगन स्वर्ग चरण के चरणों में कुछ प्रगति हासिल की। लू मिंग ने 9 ड्रैगन स्वर्ग में कदम रखने की विधि की पुस्तिका निकाली और उसे ध्यान से पढ़ा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे समझने की कोशिश की। 1 घंटे बाद लू मिंग अचानक खड़ा हो गया और लापरवाही से एक तरफ हट गया। भन भन। इस समय लू मिंग का शरीर मानो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। उसके शरीर से एक अवर्णनीय कंपन उत्पन्न हो रहा था, जो अत्यंत रहस्यमय था। कितना जबरदस्त दबाव है। इस समय लू मिंग को अपने शरीर पर एक भयानक दबाव महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो दबाव के कारण उसका शरीर फट जाएगा। धड़ाम। अंततः लू मिंग ने जमीन पर कदम रखा। इस क्षण पूरा सर्वोच्च मंदिर जोर से हिल उठा। जमीन गरज उठी और मानो फट ही गई हो। एक कदम आगे बढ़ने के बाद लू मिंग ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसके शरीर पर हो रही रहस्यमय हलचलें गायब हो गईं और उस पर पड़ रहा दबाव भी पूरी तरह से मिट गया। कितना जबरदस्त दबाव है। इसीलिए 9 सूर्यों के सर्वोच्च देवता ने मुझे चेतावनी दी थी कि 9 ड्रैगन स्वर्ग चरणों का अभ्यास करने से पहले मुझे मार्शल पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश करना होगा और भौतिक शरीर के चौथे स्तर तक पहुंचना होगा। यदि मेरी साधना और भौतिक शरीर इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, तो मुझे डर है कि मैं इस दबाव से कुचल जाऊंगा। लू मिंग ने आह भरी, हालांकि उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। मैंने अभी तक पहला कदम भी पूरा नहीं किया है, लेकिन इसकी शक्ति पहले से ही बेहद चौंकाने वाली है। सर्वोच्च मंदिर अविनाशी है, फिर भी यह कांप रहा है। अगर मैं जमीन पर एक कदम रखूं, तो मुझे डर है कि धरती फट जाएगी। लू मिंग 9 ड्रैगन स्वर्ग प्रवेश चरणों की शक्ति से अत्यंत संतुष्ट था, जैसा कि एक दिव्य स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक से अपेक्षित था। यह अजेय थी। जारी रखना। इसके बाद लू मिंग ने साधना जारी रखी और 9 ड्रैगन स्वर्ग पथ पर चलने के पहले चरण को पूरा करने का प्रयास किया। समय तेजी से बीत गया और एक और महीना गुजर गया। 1 महीने के भीतर ही लाल रक्त वाली घुड़सवार सेना ने आश्चर्यजनक गति से सुधार कर लिया था।
गोलियों की निरंतर आपूर्ति के तहत शेष 30,000 रक्त लाल रंग के तराजू वाले भेड़िया घुड़सवारों ने मार्शल मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया, जिससे रक्त लाल घुड़सवारों की ताकत तेजी से बढ़ गई। बेशक खपत भी भयावह थी। 30,000 लोगों ने उन गोलियों का सेवन कर लिया था जो मूल रूप से 10 लाख लोगों के लिए तैयार की गई थी। यही कारण था कि उनकी साधना इतनी तेजी से बढ़ गई थी। 30,000 रक्तरंजित घुड़सवारों के अलावा अन्य सैनिकों की साधना में भी वृद्धि हुई थी। सबसे तेज गति वाले प्रतियोगी ने 3 स्तर की प्रगति की थी और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगी ने 1 स्तर की प्रगति की थी। लू मिंग की 80,000 सैनिकों की सेना की समग्र शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। इस महीने बाहरी दुनिया में भी शांति नहीं थी। ऐसा कहा जा सकता है कि हवा चल रही थी और बादल उमड़ रहे थे। 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। उनमें से एक दुआनमू लिन थी। कई वर्षों तक मौन रहने के बाद दुआनमू लिन ने अंततः विद्रोह कर दिया और 5 महान संप्रदायों के 10 अत्यंत प्रसिद्ध स्वर्ण श्रेणी के शिष्यों को एक के बाद एक चुनौती दी। उन्होंने लगातार जीत हासिल की और एक तरफा जीत दर्ज की। वो चिलचिलाती धूप के 6 नायकों की प्रतिभा को चुनौती देने से बस थोड़ा ही पीछे था। जब सभी को लगा कि वो चिलचिलाती धूप के 6 नायकों को चुनौती देगा, तभी वो रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। इससे अनगिनत लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि दुआनमू लिन कितना शक्तिशाली था। दूसरा व्यक्ति तो और भी चौंकाने वाला था, कियू चांगकोंग। किसी अज्ञात कारण से कियू चांगकोंग का क्लाउड सम्राट रैंकिंग सूची में 22वें स्थान पर मौजूद गु युयुन से विवाद हो गया। दोनों के बीच आमना सामना हुआ। परिणाम चौंकाने वाला था। अंततः गु युयुन की मृत्यु हो गई। सम्राट युन की सूची में कियू चांगकोंग का स्थान 36वां और अंतिम था। हालांकि उन्होंने एक ही युद्ध में 22वें स्थान पर रहे गु युयुन को मार डाला था। ये घटना केवल जलते सूरज साम्राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि सम्राट युन के पूरे 36 साम्राज्यों के लिए एक बड़ा झटका थी। कियू चांगकोंग की ताकत सभी की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। सम्राट युन के 36 राज्यों में 8 मध्यम साम्राज्य थे। सूची में शामिल 36 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से 32 इन्हीं 8 मध्यम साम्राज्यों से थे और केवल 4 निम्न श्रेणी के साम्राज्यों से थे। कियू चांगकोंग का नाम क्लाउड सम्राट बोर्ड पर सूचीबद्ध होना ही अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाली बात थी। इससे और भी ज्यादा हलचल मच गई। ये दोनों खबरें स्वाभाविक रूप से लू मिंग के कानों तक पहुंच गईं। हालांकि इन्हें सुनने के बाद वह केवल हल्की सी मुस्कान के साथ साधना में जुट गया। अरे, गोल्डन आई में हलचल हो रही है। एक दिन लू मिंग साधना कर रहा था, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि दानव दमन चिन्ह थोड़ा असामान्य है। उससे हल्की रोशनी निकल रही थी। शायद गोल्डन आई का विकास पूरा हो चुका है। चलिए जाकर देखते हैं कि इसमें कितना सुधार हुआ है। लू मिंग की आंखों में उम्मीद झलक रही थी। सुनहरी आंखों वाला रक्त शव पहले से ही मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर के बराबर था। यदि यह और विकसित होता तो निश्चित रूप से और भी शक्तिशाली हो जाता और लू मिंग के लिए बहुत मददगार साबित होता। लू मिंग ने मूनव्यू शहर को छोड़ दिया और प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित होकर उस घाटी की ओर चल पड़ा जहां सुनहरी आंखों वाला रक्त ज़ोंबी मौजूद था। लू मिंग ने ध्यान नहीं दिया कि मूनव्यू शहर छोड़ने के कुछ ही समय बाद कुछ आकृतियां आकाश में उड़ रही थी और दूर घास के मैदान से उसका पीछा कर रही थी। कुछ ही समय बाद लू मिंग घाटी में पहुंचा और अंदर चला गया। उसके सामने खून की गंध बेहद तीव्र थी और खून से लथपथ वातावरण खून की रोशनी से भरा हुआ था। जैसे ही लू मिंग ने घाटी में कदम रखा, उसके सामने की खून जैसी लाल रोशनी अचानक सिकुड़ गई। कच्चा। फिर खून का कोकून फट गया और एक लंबा चौड़ा व्यक्ति बाहर निकला। यह आकृति सुनहरी आंखों वाली रक्त लाश थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी सुनहरी पुतलियों में कुछ बदलाव आ गया था। वे अब और भी सुनहरी हो गई थी, मानो उनमें सोने के 2 टुकड़े जड़े हुए हों। उसकी त्वचा पर मौजूद हरे बाल लगभग पूरी तरह से गायब हो चुके थे, जिससे उसकी त्वचा खून जैसी लाल और एकदम साफ दिखाई दे रही थी। वो मानो धधकते लाल स्टील से बना हो, शक्ति से परिपूर्ण। विशेष रूप से सुनहरी आंखों वाले रक्त लाश की आभा पहले की तुलना में 5 से 6 गुना अधिक मजबूत थी। वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यह आभा केवल मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 8वें स्तर की नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ण आंखों वाला रक्त शव पहले ही 9वें स्तर पर पहुंच चुका हो? लू मिंग का दिमाग चकरा गया और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। गर्जन। सुनहरी आंखों वाला रक्त लाश गुर्राया और लू मिंग के पास आ गया। चलिए मूनव्यू शहर वापस चलते हैं, लू मिंग ने कहा। फिर सुनहरी आंखों वाले रक्त लाश के साथ वे आकाश में उड़ गए और मूनव्यू शहर की ओर चले गए। हालांकि उसने अभी 10 मील की उड़ान भी नहीं भरी थी कि अचानक उसे रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई।
गर्जन। इसी क्षण सुनहरी आंखों वाले रक्त लाश ने एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई और लू मिंग के सिर की ओर दौड़ पड़ा। ची ची। लू मिंग के सिर के ऊपर अचानक एक काला बादल फट गया। दो हल्के सफेद रंग की तलवारें बिजली की गति से चमकती हुई लू मिंग के सिर पर वार करने लगी। धमाका धमाका। सुनहरी आंखों वाला रक्त से लथपथ शव दो तेज धार वाली रोशनी से टकराया और उसका शरीर तोप के गोले की तरह जमीन पर गिर गया। वूश। जैसे ही दो तलवारों की चमक निकली, उसी समय लू मिंग के पीछे शून्य में से एक गहरे काले रंग की तलवार की चमक निकली और उसे भेद दिया। ये तलवार तेज, सटीक, क्रूर और बेहद शक्तिशाली थी। नौवें स्तर के मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 3 हत्यारे, उन्हें रोको। लू मिंग क्रोध से दहाड़ा। उसके पीछे 6 प्राचीन ढालें प्रकट हुई और एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गईं। लेकिन ची 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 6 प्राचीन ढालों को लगभग तुरंत ही भेद दिया गया। हालांकि इससे लू मिंग को कुछ समय मिल गया। उसकी दूसरी रक्त नाड़ी तुरंत फूट पड़ी। उसने अपनी बाईं हथेली हिलाई और एक विशाल पशु का पंजा जोरदार प्रहार किया। उसी समय उसने अपने दाहिने हाथ में दानव वश में करने वाला भाला पकड़ा और वार किया। भाले पर वायु और अग्नि की प्रबल शक्ति व्याप्त थी। टकराना। सबसे पहले विशालकाय राक्षस का पंजा तलवार की तेज रोशनी से नष्ट हुआ। फिर दानव को वश में करने वाले भाले की नोक और तलवार की तेज रोशनी आपस में टकराई। क्लैंग। एक भयानक कंपन फैल गई। लू मिंग कराह उठा और उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर उड़ गया। वो कुछ हजार मीटर तक उड़ता रहा, फिर हवा में रुका और मुंह से खून थूक दिया। भन 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 भन। इसी क्षण आकाश में 3 आकृतियां चमकती हुई दिखाई दी। उनमें से 2 अधेड़ उम्र के पुरुष थे, जिन्होंने गहरे लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे। उनमें से एक के वस्त्र पर पूर्णिमा का चांद कढ़ाई किया हुआ था, जबकि दूसरे के वस्त्र पर टूटा हुआ चांद बना हुआ था। उन दोनों के हाथों में एक एक तलवार थी। वे दोनों लू मिंग के पीछे थे और उसके पीछे हटने का रास्ता रोक रहे थे। तीसरा व्यक्ति काले चोगे में लिपटा हुआ था और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके हाथ में एक पतली और काली लंबी तलवार थी। वो लू मिंग के सामने था। उन तीनों ने मिलकर लू मिंग के पीछे हटने के रास्ते को लगभग बंद कर दिया था। इस तियान्युन से निपटना वाकई बहुत मुश्किल है। इन सब प्रयासों के बाद भी मैं उसे मार नहीं पाया। पूर्णिमा की आंखों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज ठंडी और कर्कश थी और सुनने में बेहद अप्रिय थी। ये सुनहरी आंखों वाला रक्त लाश है। ये बहुत शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि यह मार्शल पूर्वज 9 दान के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुका है। ये हम तीनों से कमजोर नहीं है, जियान चेन ने कहा। टूटी हुई चांद जैसी आंख वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। गर्जन। सुनहरी आंखों वाला रक्त लाश दहाड़ते हुए जमीन से बाहर निकला और लू मिंग को रोक दिया। सुनहरी आंखों वाले रक्तरंजित शव के पंजों पर तलवार की रोशनी से बने 2 गहरे घाव थे। लू मिंग ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी निगाह सामने खड़े व्यक्ति की पतली, काली, लंबी तलवार पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, तुम शैडो वुल्फ पवेलियन से हो, है ना? उसने तलवार को 1 से अधिक बार देखा था। हाँ, वैसे भी आज तुम्हारी मौत तो होनी ही है, तो तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। तुम सही कह रहे हो। मैं शैडो वुल्फ पवेलियन का नंबर 1 हत्यारा हूं। मेरे साथ लड़ना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उपहास किया। शैडो वुल्फ पवेलियन दरअसल येन्युए साम्राज्य के साथ मिलकर काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि सर्वदिशात्मक तलवार संप्रदाय एक बड़ी साजिश रच रहा है। लू मिंग की आंखों में एक झिलमिलाहट आई। हे, आपको तो काफी कुछ पता है। शैडो वुल्फ पवेलियन के हत्यारे ने उपहास किया। शुल्क। अचानक लू मिंग चिल्लाया और बाईं ओर दौड़ पड़ा। ये तो एक मजाक है। मार्शल एंसेस्टर रील्म के 9वें स्तर के शुरुआती चरण में मौजूद तीनों हत्यारे बहुत शक्तिशाली थे। उनका मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। अगर वो वहीं रुका रहता तो उसकी मौत निश्चित थी। बाहर भागने से ही उनके बचने की संभावना थी। तुम जाना चाहते हो? ये कैसे मुमकिन है? मर जाओ। तीनों हत्यारों ने दहाड़ लगाई और अपने अंतिम वार किए। 2 कृपाण प्रकाश और 1 तलवार प्रकाश शून्य को भेदते हुए लू मिंग की ओर बढ़े। बहुत तेज, हद से ज्यादा तेज। पलक झपकते ही वो लू मिंग के पीछे पहुंच गया। 9वें स्तर का मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर हत्यारा बस बहुत शक्तिशाली था। गर्जन। सुनहरी आंखों वाला रक्त लाश दहाड़ते हुए मृत्यु के भय से रहित होकर आगे बढ़ा। हालांकि असल में वो सिर्फ एक ही व्यक्ति था। वो उनका मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था और 2 तेज तलवारों की रोशनी से एक बार फिर हवा में उड़ गया। अगर इसका ढांचा स्टील जैसा मजबूत न होता तो अब तक इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके होते।
क्लैंग। दूसरी ओर लू मिंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और शैडो वुल्फ पवेलियन के हत्यारे के साथ जोरदार प्रहार किया। इस बार लू मिंग और भी दूर जा गिरा। उसने बहुत सारा खून उगला। उसकी एक बांह पर तलवार के निशान थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस हरकत की वजह से उसे और भी ज्यादा चोट लग गई। मारना, मार डालो, शैडो वुल्फ पवेलियन के हत्यारे ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी हत्या की मंशा फूट पड़ी और वो लू मिंग की ओर बढ़ता रहा। गर्जन, सुनहरी आंखों वाला रक्त शव जमीन के नीचे से बाहर निकल आया। इस जानवर को हम दोनों के भरोसे छोड़ दो। तियान्युन को मारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। युआन और क्यू की जोड़ी ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए सुनहरी आंखों वाले रक्त ज़ोंबी की ओर धावा बोल दिया। चिंता मत करो, तियान्युन मर जाएगा। शैडो वुल्फ पवेलियन के हत्यारे की आवाज बेहद ठंडी थी। तलवार की रोशनी और भी तेज हो गई और उसने आकाश को चीर दिया। आकाश में अचानक कई मील लंबी तलवार की लकीर दिखाई दी, मानो वो आकाश को चीर कर रख देगी। 9 अजगर आकाश को रौंद रहे हैं। धमाका। इस क्षण लू मिंग ने अपनी पूरी ताकत से विस्फोट किया। उसकी मूल ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसने आकाश की ओर देखा और एक लंबी दहाड़ लगाई, फिर अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। लू मिंग के शरीर से एक अजीब सी तरंग निकली। फिर लू मिंग के पैरों के नीचे से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। ऐसा लगा मानो कोई सर्वशक्तिमान सच्चा ड्रैगन शून्य में प्रवेश कर रहा हो और सब कुछ कुचल रहा हो। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसने आखिरकार 9 ड्रैगन स्वर्ग पदयात्रा के चरणों में से पहला चरण पूरा कर लिया था। धमाका। ये कदम वुल्फ पवेलियन के हत्यारे की तलवार की रोशनी से टकरा गया। एक जोरदार धमाका हुआ और लू मिंग का शरीर दूर जाकर जा गिरा। हालांकि शैडो वुल्फ पवेलियन का हत्यारा भी इस हमले की चपेट में आ गया और उसका शरीर रुक गया। वो कैसे संभव है? शैडो वुल्फ पवेलियन से निकला हत्यारा उन्माद में चिल्लाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि तियान्युन मार्शल पूर्वज क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर ही था, जबकि वो स्वयं 9वें स्तर के प्रारंभिक चरण में था। अंतर लगभग 6 स्तरों का था। ये कहा जा सकता है कि उनके बीच की दूरी 1,08,000 मील थी। इतनी विशाल दूरी के बावजूद यह एक बड़ा चमत्कार ही था कि वह उसकी तलवार के 2 वारों को रोक सकी और मरी नहीं। लेकिन अब उसने सचमुच उसके हमले को रोक दिया था। यह महज एक कल्पना थी। शैडो वुल्फ पवेलियन के हत्यारे इतने सालों से जी रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। उनके आत्मविश्वास को भारी झटका लगा था। मरना, मरना, मरना। शैडो वुल्फ पवेलियन के हत्यारे चीखते हुए उन्माद में लू मिंग की ओर दौड़े। लू मिंग की प्रतिभा ने उसे भयभीत कर दिया। 9 अजगर आकाश को रौंद रहे हैं। लू मिंग दहाड़ा। इस बार वो शैडो वुल्फ पवेलियन के हत्यारे की ओर नहीं बढ़ा। इसके बजाय वो उसके पीछे के शून्य में चला गया। 9 ड्रैगन स्वर्ग प्रवेश चरण एक दिव्य स्तर की मार्शल तकनीक के रूप में केवल हमले के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये भी एक गति तकनीक थी और सिद्धांत वही था, बस संचालन विधि में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए तो यह एक सर्वोच्च गति तकनीक बन जाएगी। मिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक उसकी आकृति गायब हो गई। जब वो दोबारा प्रकट हुआ तब तक वो 10 मील दूर जा चुका था। एक कदम में 10 मील, यह 9 ड्रैगन स्वर्ग प्रवेश चरणों की भयावह शक्ति थी। इसके अलावा लू मिंग ने अभी केवल पहला चरण ही सीखा था। 9 ड्रैगनों के स्वर्ग प्रसार चरणों के अभिलेखों के अनुसार यदि कोई इसे उच्चतम स्तर तक विकसित कर ले तो वह 9 ड्रैगनों के समान हो जाएगा। एक ही चरण से करोड़ों मील की यात्रा की जा सकेगी और उसकी शक्ति अकल्पनीय होगी। लू मिंग अभी भी इससे बहुत दूर था। धिक्कार है, तुम जा नहीं सकते। शैडो वुल्फ पवेलियन से निकला हत्यारा दहाड़ते हुए तेज गति से लू मिंग का पीछा करने लगा। एक मार्शल ग्रैंडमास्टर के लिए 5 किलोमीटर की दूरी कुछ ही सांसों में तय की जा सकती थी। बिना सोचे समझे लू मिंग ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसकी आकृति हवा और बिजली की तरह चमक उठी और उसने अपने पैरों तले 10 मील का और सफर तय कर लिया। छी! अचानक लू मिंग का शरीर कांप उठा और उसने एक बार फिर मुंह भरकर खून थूक दिया। वो पहले से ही बुरी तरह घायल था और 9 ड्रैगनों के स्वर्ग चरण के चरणों का उपयोग करने से उस पर बहुत बुरा असर पड़ा था। आकाश और पृथ्वी का दबाव भी बहुत अधिक था, जिससे उसकी चोटें और भी गंभीर हो गईं। अंतर बहुत अधिक था। उनके साथ आमने सामने लड़ना उसके लिए असंभव था, इसलिए उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वूश! शैडो वुल्फ पवेलियन के हत्यारे उनका पीछा कर रहे थे। उनकी हत्या करने की मंशा ज्वार की तरह उमड़ रही थी। पीछे की ओर सुनहरी आंखों वाला रक्त लाश युआन क्यू को दोहरी हत्या के लिए रोके हुए था।
तियान्युन, अपनी युद्ध कला मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारे शव को अक्षुण्ण छोड़ दूंगा। वुल्फ पवेलियन के अंधेरे में छिपे हत्यारे ने चिल्लाकर कहा। लू मिंग द्वारा प्रदर्शित मार्शल आर्ट तकनीक बेहद चौंकाने वाली थी। उसे बहुत ईर्ष्या हुई। अगर उसे भी यह तकनीक मिल जाए तो उसकी युद्ध क्षमता किस स्तर तक पहुंच जाएगी। लू मिंग के प्रति उसकी जान से मारने की मंशा और भी प्रबल हो गई। हंसी की बात है, अगर आप में क्षमता है तो खुद आकर ले जाइए। लू मिंग ने उपहास करते हुए एक और कदम आगे बढ़ाया। भन भन। आकाश और पृथ्वी में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। लू मिंग का शरीर बिजली की तरह शून्य में तेजी से आगे बढ़ा। पलक झपकते ही वो 10 मील दूर पहुंच गया, जिससे शैडो वुल्फ पवेलियन के हत्यारे से उसकी दूरी काफी बढ़ गई। धिक्कार है, धिक्कार है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी शक्तिशाली मार्शल तकनीक का लगातार इस्तेमाल कर सकते हो। आज ही तुम्हें मरना होगा। शैडो वुल्फ पवेलियन के हत्यारे ने दहाड़ मारी। उसके शरीर से एक विशाल काला भेड़िया निकला और पूरी ताकत से लू मिंग का पीछा करने लगा। लू मिंग हर कदम पर गहरी सांस लेता और फिर एक कदम बढ़ाता, और इन्हीं 2 सांसों के कारण दूसरे पक्ष को उसके बराबर आने का मौका मिल गया। बस यूं ही एक ने पीछा किया और दूसरा बच निकला, और पलक झपकते ही 1000 मील की दूरी तय हो गई। लू मिंग के शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। 9 ड्रैगन स्वर्ग चरणों के निरंतर अभ्यास से उसे अत्यधिक क्षति पहुंची थी। उसकी त्वचा फट गई थी और खून बह रहा था। उसके शरीर में वास्तविक ची की मात्रा लगातार कम होती जा रही थी, और वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। अचानक उनके सामने नमी की एक लहर सी आ गई। यह एक विशाल नदी थी, अत्यंत चौड़ी, जो विशाल मैदानों में उफान मारती हुई बह रही थी। बड़ी नदी। लू मिंग की आंखों में एक चमक आई। उसने नदी के किनारे एक और कदम आगे बढ़ाया। 10 मील दूर लू मिंग आगे की ओर देख रहा था। नदी सामने आकर 2 भागों में बंट गई, और यह एक भाग में नहीं बल्कि पंखे के आकार में 5 शाखाओं में विभाजित हो गई। ये 5 शाखाओं में बंटकर पूरे मैदान की ओर बहने लगी, और इसी से मैदान के जीवों का जन्म हुआ। ईश्वर मेरी मदद कर रहा है। लू मिंग बेहद खुश था। बिना सोचे समझे वो बड़ी नदी में कूद गया। नदी बेहद गहरी थी, 100 मीटर से भी अधिक गहरी। लू मिंग सीधे नदी की तलहटी में जा गिरा और तेजी से आगे तैरने लगा। भन भन। महज 4 से 5 सांसों में वुल्फ पवेलियन का हत्यारा नदी के ऊपर प्रकट हो गया। भागना चाहते हो? सपने में ही मार डालो, मर जा। शैडो वुल्फ पवेलियन से निकले हत्यारे ने चिल्लाते हुए अपनी युद्ध तलवार से वार किया। घनी और तीखी तलवार की ऊर्जा नदी की ओर निकली। अचानक नदी का पानी उथल पुथल हो गया। एक के बाद एक बड़ी मछलियां मरने लगी। उनके शव पानी की सतह पर तैरने लगे और उनका खून नदी को लाल रंग से रंगने लगा। मरो मरो। शैडो वुल्फ पवेलियन के हत्यारे मानो पागल हो गए थे, क्योंकि वे लगातार नदी पर तलवार की ऊर्जा से वार कर रहे थे। धमाका धमाका। तलवार की ऊर्जा लगातार निकलती रही और नदी के पूरे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। नदी की तलहटी में लू मिंग मछली की तरह तैर रहा था और तलवार की आभा से बच रहा था। पुची। हालांकि तलवार की आभा बहुत घनी थी। तलवार की आभा का एक अंश लू मिंग के कंधे को भेदते हुए लगभग उसकी बांह को काट डाला। खून बह रहा था। लू मिंग ने नाक सिकोड़ी और आगे बढ़ता रहा। आगे रास्ते में 5 मोड़ थे। लू मिंग ने उनमें से एक को बेतरतीब ढंग से चुना और तेजी से तैरकर नीचे चला गया। उनके ऊपर छायादार वुल्फ पवेलियन के हत्यारे नदी में मानो पागलों की तरह उत्पात मचा रहे थे। हालांकि उन्हें अभी भी लू मिंग दिखाई नहीं दिया था। फिर वह नदी में कूद गया और तलाश शुरू कर दी। हर जगह खोजने के बाद भी उसे लू मिंग नहीं मिला। जब वो चौराहे पर पहुंचा तो उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसे नहीं पता था कि लू मिंग ने कौन सा रास्ता अपनाया था। इसके अलावा नदी में दुश्मन की आभा के आधार पर उसका पीछा करना असंभव था, क्योंकि नदी आभा को बहा ले जाती थी। भन भन। वह आकाश में झपटा, चारों ओर देखा और क्रोध से दहाड़ा, धिक्कार है, धिक्कार है। लू मिंग नदी के बहाव का अनुसरण करता रहा और नीचे की ओर बहता चला गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी दूर बह गया है। लू मिंग को महसूस हो रहा था कि वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और उसके शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। वो जानता था कि उसकी पिछली चोटें बहुत गंभीर थीं और अब वे पूरी तरह से उभरकर सामने आ रही थीं। नहीं, मुझे ठीक होने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, अन्यथा ये खतरनाक होगा। इसके बाद लू मिंग ने अपना चेहरा पोंछा और अपना भेस बदलने वाला मुखौटा हटा दिया, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। जहां तक उसके शरीर की बात है, चोटों के कारण वह पहले ही अपने मूल आकार में वापस आ चुका था।
नए कपड़े पहनने के बाद लू मिंग कुछ देर तक नदी में बहता रहा, इस डर से कि कहीं शैडो वुल्फ पवेलियन के हत्यारे उसे पकड़ न लें। शाम के समय लोगों का एक समूह एसयू नदी के किनारे मुख्य सड़क पर तेजी से आगे बढ़ा। वहां 1 दर्जन से अधिक लोग थे, जिनमें से अधिकतर हटे कट्टे अधेड़ उम्र के पुरुष थे। उनके व्यक्तित्व में एक भारीपन झलक रहा था और एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वे मार्शल आर्ट के उस्ताद हैं। आगे की सीट पर एक पुरुष और एक महिला सहित 2 युवक बैठे थे। वो आदमी देखने में सुंदर था, लेकिन उसकी लंबी और पतली आंखें लोगों में उदासी का भाव पैदा करती थीं। महिला ने हरे रंग की लंबी पोशाक पहन रखी थी। उसका शरीर सुडौल और आकर्षक था। वो बेहद खूबसूरत थी। हालांकि महिला के मन में काफी कुछ चल रहा था और उसने फ्राउनिंग किया। रुकना, रुको! अचानक महिला चिल्लाई और अपनी गाड़ी के नीचे घोड़े को खींचकर रोक दिया। बाकी लोग भी रुक गए। मोयन, तुमने अचानक रुकना क्यों शुरू कर दिया? युवक ने भौहें चढ़ाकर पूछा। सामने कोई है? मो यंग ने कहा। सभी ने आगे की ओर देखा और एसयू नदी से एक आकृति को रेंगते हुए बाहर आते देखा। किनारे पर चढ़ने के बाद वो व्यक्ति लड़खड़ाने लगा, मानो किसी भी क्षण गिर जाएगा। ऊर्जा को यिन और यांग में विभाजित किया गया है। उस आकृति ने भीड़ की ओर देखा और अचानक जोर से चीख पड़ी। फिर वो सीधे नीचे गिर गया। वो तो बस मरणासन व्यक्ति है। आपको इतनी चिंता क्यों है? चलिए जल्दी से तियानसु शहर चलते हैं। युवा राजकुमार आपसे मिलने आए हैं, इसलिए हम उन्हें हमेशा के लिए इंतजार नहीं करा सकते। युवक ने लापरवाही से उस आकृति पर नजर डाली और उदासीनता से कहा, मैं उसे बचाना चाहता हूं। मो यंग के बोलने के बाद वह घोड़े से कूदकर उस आकृति की ओर चल पड़ी। क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? तुम ऐसे निकम्मे को बचाना चाहते हो? युवक चिल्लाया, लेकिन उसने मो यंग की आंखों में सदमे को नहीं देखा। उसे कैसे पता चला? क्या वो सचमुच मुझे ठीक कर सकता है? इस बारे में सिर्फ मुझे ही पता है, लेकिन यह व्यक्ति एक ही नज़र में सब कुछ जान गया। मुझे उसे बचाना ही होगा। मो यंग ने सोचते हुए उस आकृति को उठाया। आकृति को देखकर वह थोड़ी हैरान रह गई। वो तो बहुत छोटा है। नदी से बाहर निकलने वाला व्यक्ति लू मिंग था। वो कुछ देर तक नदी में बहता रहा, लेकिन उसकी चोटें उसकी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर थीं। उसके घाव उभर रहे थे और शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि उसके शरीर की असली ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वो सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश भी नहीं कर सकता था।